Assalamu alaikum students. I hope you guys are doing well. आप लोगों को जैसे पता है कि ये हमारा 10 डे रिवीजन क्रैश सेशन है, सो हम इसको स्टार्ट करते हैं. Before we actually start our course आज का, I would like to introduce myself to you guys. My name is Sadia Sheikh. Basically, on behalf of CFE College, I welcome you all to this रिविजन सेशन. आई होप के आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं इस सेशन से काफी हद तक क्लियर होंगे. जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए ये फ्रूटफुल होगा, जो बच्चे क्रैश कोर्स करना चाह रहे हैं उनके लिए भी इंशाल्लाह ये बेनिफिशियल रहेगा. जी, फॉर्मली अब हम स्टार्ट करते हैं. पहले हम चैप्टर्स की बात करेंगे ब्रीफली. आई नो कि आप लोगों को काफी हद तक आइडिया है चैप्टर्स का, बट स्टिल अगेन क्योंकि इट्स अ रिवीजन क्लास, so we should begin with introducing the chapters once again. 6 chapters हैं इसमें टोटल. चैप्टर नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 1 इज द राइटिंग प्रोसेस, जिसके 3 स्टेप्स हैं राइटिंग प्रोसेस के. इसमें नंबर 1 प्लानिंग, जिसको हम प्री राइटिंग भी कह सकते हैं, एंड नंबर 2 आपका जो आता है वो ड्राफ्टिंग होता है. बट प्लानिंग के अंदर व्हाट वी डू इज, जैसे कि लाइफ हम प्लान करते हैं उसी हिसाब से आपने अपनी राइटिंग को भी प्लान करना होता है. ठीक है, इसमें हम सोचते हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, टू होम वी आर गोइंग टू राइट, किसको हम लिखेंगे, क्या हम लिखेंगे, जो हम लिखेंगे उसमें क्या क्या चीजें हमने ऐड करनी है, क्या मटेरियल डालना है, क्या डेटा डालना है, वगैरह वगैरह. दीज आर द थिंग्स दैट वी डू इन द प्लानिंग फेज. अब्रप्टली आप जो हो वो बगैर सोचे समझे किसी के साथ बिजनेस राइटिंग या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं करते हो. ये माइंड में रखिएगा कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो बिजनेस राइटिंग का है, तो यहाँ हम राइटिंग को ही ज्यादा फोकस करेंगे. तो बिजनेस राइटिंग इट मीन्स कि प्रोफेशनल राइटिंग है, तो वी नीड टू बी केयरफुल व्हाइल वी आर राइटिंग. ऐसे ही हम उठकर जो है वो लिखना शुरू नहीं करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा होमवर्क करने की जरूरत है, यानी कि थोड़ी सी प्लानिंग की जरूरत है. तो पहला फेज हमारा इस वजह से प्लानिंग, या उसको प्री राइटिंग भी कहते हैं. प्री राइटिंग मीन्स एक्चुअल राइटिंग से पहले जो हम काम कर रहे होंगे वो आपका प्लानिंग फेज होता है. अभी हमने कोई चीज लिखनी शुरू नहीं की है, अभी हम सिर्फ उसकी प्लानिंग करें कि हमने क्या लिखना है, किसको लिखना है, कैसे लिखना है और क्या मटेरियल हमने उसके अंदर डालना है. उसके बाद आइडिएशन के बाद इसमें आउटलाइनिंग हमने करनी होती है कि अपना जो भी हमने सोची है चीजें उनको हमने किसी तरीके से सही तरीके से लिस्ट डाउन करना होता है इन अ प्रॉपर वे. तो वो आपकी आउटलाइनिंग में आ जाता है, ये भी आपके प्लानिंग का ही हिस्सा है. नंबर 2 फेज आप कह लो या नंबर 2 स्टेप आप कह सकते हैं इसको, वो आपका होता है ड्राफ्टिंग का. ड्राफ्टिंग मीन्स आपका रफ ड्राफ्ट. ड्राफ्टिंग मीन्स कि अभी आप एक रफ वर्क कर रहे हो. वट एवर यू हैव प्लान्ड हियर, द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट इन योर राइटिंग, यू हैव written a rough draft, या you are going to write a rough draft. अभी वो फाइनल ड्राफ्ट नहीं है, उसमें गलतियां हो सकती हैं. यू आर राइटिंग दिस ड्राफ्ट फॉर योर सेल्फ. अभी आप किसी को प्रेजेंट नहीं कर सकते हो इस ड्राफ्ट को. Then comes the third step, that is the review, रिवाइज या रीचेक भी उसको कहते हैं. आसान वर्ड्स में मैंने ब्रैकेट में इसलिए रीचेक लिखा है. आप अपने काम को जो आपने रफ ड्राफ्ट बनाया होता है उसको आप रिव्यू करते हो, यानी कि रीचेक करते हो अपने ही काम को कि मैंने whatever I planned, have I incorporated all the things in my draft or not. यानी कि जो चीजें मैंने प्लानिंग फेज में सोची थी डालने के लिए अपने पीस ऑफ राइटिंग में, वो सारी चीजें मैंने यहाँ सेकंड स्टेप में डाली है कि नहीं डाली, वो आप रीचेक करते हो अपने थर्ड फेज के अंदर. देन वी हैव चैप्टर नंबर 2. अभी हम ये ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा डिटेल में इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे. जब भी तो आप समझो कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिफ्रेशिंग स्टार्ट दे रही हूँ, काइंड ऑफ दैट यू हैव अ जनरल आइडिया अबाउट द चैप्टर्स. सेकेंड चैप्टर इज बिजनेस मैसेजेस. बिजनेस मैसेजेस कह लें, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस कह लें, वन इज द सेम थिंग. इसमें आपका जो है वो बात की जाती है बेसिक बिजनेस राइटिंग की.
ठीक है, किस तरीके से कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं, यानी कि लेटर्स हैं, मेमो है, ईमेल है, सर्कुलर है, चैप्टर नंबर 2 में इसकी बात होती है। और इनकी बेसिक्स बताई जाती हैं कि बेसिक फॉर्मेट क्या है लेटर का, व्हाट इज द बेसिक फॉर्मेट ऑफ मेमो, ईमेल, सर्कुलर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज फोर। तो ये चैप्टर नंबर 2 में ये चीजें डिस्कस की गई हैं। बिजनेस मैसेजेस, कि आप अपना जब ऑफिशियल कम्युनिकेशन करते हो, बिजनेस में रहते हुए, वर्क प्लेस पे रहते हुए, किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, तो किस तरह आप जो हो किसी को, रिसीवर को अपना मैसेज कन्वे कर सकते हो लेटर की शक्ल में, ईमेल, मेमो और सर्कुलर एंड सो ऑन। चैप्टर नंबर 3 इज रिपोर्ट राइटिंग और रिपोर्ट्स। इसमें शॉर्ट रिपोर्ट राइटिंग जो है वो आप लोगों की इंक्लूडेड है, जिसको आप मेमो रिपोर्ट भी कह सकते हैं। अगेन इस चैप्टर में व्हाट आर रिपोर्ट्स, रिपोर्ट लिखते कैसे हैं, मेमो रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है, दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड। और इसकी ऑब्वियसली फिर प्रैक्टिस भी है, और जो कि हम करेंगे भी अपने 10 डेज के सेशन में। वी आर गोइंग टू डू प्रैक्टिस एज वेल। Practice in the sense that I am going to like present a topic on the screen, and I'm going to discuss how you're supposed to write the intro paragraph, how you're supposed to write the format of the letter. So that kind of practice we are going to do. It will be done by me, but it will be for you. Chapter number 4, it's purely vocabulary. It's kind of a lengthy chapter, you may say. अभी जब आप उसकी list down देखोगे तो you will say कि it's a kind of a lengthy chapter, but it is. Okay, these are the things, major topics that are included in vocabulary: antonyms, synonyms, word meaning, idioms, phrases, figures of speech, homonyms, affixes, foreign phrases, etc. These are the major things that we are going to revise in chapter number 4. And coming to chapter number 5, that is argumentative writing. आप ये समझे कि इस चैप्टर नंबर 5 में हम बेसिकली आर्गुमेंटेटिव राइटिंग के बारे में समझते हैं। आर्गुमेंटेटिव ऐसे आपका पेपर में आता है, तो वो आप किस तरह कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, क्या उसका फॉर्मेट होता है, क्या उसके स्टेप्स होते हैं, वो हम इस चैप्टर में करते हैं। बट हैविंग सेड दैट, आर्गुमेंटेटिव राइटिंग वाले चैप्टर के अंदर हम आर्गुमेंटेटिव राइटिंग तो सीखते ही हैं कि किस तरह हम ऐसे लिखेंगे आर्गुमेंटेटिव, अगर हम ऑप्ट करते हैं इन द फाइनल पेपर। बट इन द सेम चैप्टर वी आर गोइंग टू डू द कॉज एंड इफेक्ट ऐसे राइटिंग एज वेल। ऑल्दो आपकी बुक में चैप्टर नंबर 5 में मेंशन नहीं है कॉज एंड इफेक्ट की एसेज, एज यू गाइस नो, बिकॉज आप सबके पास बुक होगी, लेकिन आपके फाइनल पेपर में कॉज एंड इफेक्ट के एसेज आते हैं, टॉपिक्स आते हैं, ऑप्शन आती है आर्गुमेंटेटिव ऐसे कर लीजिए या कॉज एंड इफेक्ट ऐसे कर लीजिए। तो इस वजह से इस चैप्टर के अंदर हम दो चीजें करेंगे, आर्गुमेंटेटिव ऐसे राइटिंग एंड कॉज एंड इफेक्ट ऐसे राइटिंग, जैसे यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है। इस चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे बेसिक पैराग्राफ से। पैराग्राफ क्या होता है, ब्रीफली, ऑब्वियसली रिवाइज करना है हमने, ब्रीफली आपको रिकॉल कराएंगे कि पैराग्राफ क्या होता है, पैराग्राफ के कितने स्टेप्स होते हैं, किस तरह कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, बनाना चाहिए पैराग्राफ। यू गाइस हैव ऑलरेडी डन दैट, इट्स जस्ट अ रिवीजन। ऐसे राइटिंग हम करेंगे आर्गुमेंटेटिव प्लस कॉज एंड इफेक्ट। उसकी इंपॉर्टेंट विकैबुलरी भी हम करेंगे इस चैप्टर के अंदर, जो कि सिर्फ डेडिकेटेड होगी ऐसे राइटिंग के लिए। कॉज एंड इफेक्ट की अलग विकैबुलरी होगी और आर्गुमेंटेटिव राइटिंग की अलग विकैबुलरी होगी, जो कि हम डिस्कस करेंगे इन चैप्टर नंबर 5 रिवीजन। तो ये विकैबुलरी है ना। दूसरी विकैबुलरी, कुछ विकैबुलरी मीन सर्टेन वर्ड्स दैट यू शुड यूज व्हेन यू आर राइटिंग कॉज एंड इफेक्ट ऐसे, और सर्टेन वर्ड्स दैट यू शुड यूज when you write argumentative essay। दोनों में से कोई एक ऐसे आप करेंगे फाइनल पेपर में। आपको सिर्फ ऐसे के क्वेश्चन के अंदर ही ऑप्शन मिलती है, बाकी सारे क्वेश्चंस मैंडेटरी हैं। ऐसे का क्वेश्चन है, उसमें आपको दो ऑप्शंस मिल जाती हैं कि आइदर डू द कॉज एंड इफेक्ट ऐसे और डू द आर्गुमेंटेटिव ऐसे। चैप्टर नंबर 6, द लास्ट चैप्टर वी हैव इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। नाम से ही आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा, क्लास 9-10 से हम लोग ये करते आ रहे हैं। रीडिंग पैसेज होता है और उसको पढ़ने के बाद यू नीड टू गिव सर्टेन आंसर्स। सो सेम इज द केस हियर, इट्स जस्ट लाइक दैट, इट्स विद अ लिटिल बिट ऑफ ट्विस्ट।
What's the twist? We'll see that in a while. जी, रीडिंग पैसेज आपको मिलता है, उसमें आपको एमसीक्यूज करने होते हैं 10 and you need to do the precis writing of the same reading passage. इसके साथ साथ हम रीडिंग पैसेज के अंदर स्किमिंग और स्कैनिंग एक टेक्निक है, वेरी easily understandable. We are going to revise those techniques, skimming and scanning, plus extraction of main idea. क्योंकि इसमें मैंने जैसे कहा था अभी स्टार्ट में इसके चैप्टर के बारे में, कि ट्विस्ट है इसमें ये ट्विस्ट ये है कि आपको इसमें दो चीजें करनी होंगी पेपर पे. आई होप कि आप लोगों ने पेपर अपना डाउनलोड किया हुआ है एंड यू हैव गॉन थ्रू द सैंपल पेपर्स. ये आपको रीडिंग पैसेज मिलेगा 10 एमसीक्यूज, तो आपने उसका जवाब देना ही है. एक पार्ट ये हो गया. सेकेंड पार्ट, बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट ये है कि आपने उसी पैसेज की प्रेसी राइटिंग करनी होगी या मेन पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करना होगा. पैसेज में दिए गए मेन पॉइंट्स में से 8 पॉइंट्स को आपने हाईलाइट करके जो है वो एक बॉक्स में मेंशन करना होगा. या तो ये वाला क्वेश्चन आएगा पार्ट बी में, या ये वाला क्वेश्चन आएगा यानी कि प्रेसी राइटिंग का. आइदर, दोनों नहीं देते, चॉइस नहीं होगी इसमें. ओके, I hope that the chapters are like clear. Obviously आप लोगों को पहले का पता है, बस थोड़ी सी जरा रिवीजन हो गई है, रिफ्रेश हो गया माइंड में आपके चैप्टर्स. ओके, next we are going to do the sample papers. I'm going to like show you or share you the sample papers with you that ICAP has provided on their website, and I hope कि आप लोगों ने ये डाउनलोड कर लिए होंगे and you've been working on it. I hope. स्क्रीनशॉट्स मैंने लिए हुए that I'm going to share with you guys here. Okay, सैम्पल पेपर जो है आपका that is going to be of 100 marks. हम सैम्पल पेपर की स्क्रीनशॉट्स पे जाने से पहले थोड़ा सा पेपर पैटर्न एंड पेपर की ड्यूरेशन और मार्क्स वगैरह वो 2 मिनट देख लेते हैं, then we'll move on to the screenshots of the paper itself. टोटल मार्क्स एंड क्वेश्चंस आपके कितने हैं ना? टोटल मार्क्स आपके 100 हैं. नंबर ऑफ मेन क्वेश्चंस आपके 4 हैं. वोकैबुलरी का, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, essay writing and letter writing. क्वेश्चन टाइप्स क्या हैं आपके? कंप्यूटर बेस्ड है, ये तो आपको पता ही होगा कि आपने टाइपिंग करके सारे जो पेपर है वो आपने ऑप्ट करना है. ओके, क्वेश्चन टाइप्स आपके ऑब्जेक्टिव भी हैं यानी कि एमसीक्यूज, और आपका सब्जेक्टिव भी है यानी कि राइटिंग. एमसीक्यूज आपके दो डिफरेंट जगहों पे आएंगे. वोकैबुलरी इज एमसीक्यूज बेस्ड, और आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का हाफ पार्ट इज एमसीक्यूज बेस्ड. जो मैंने बताया था कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपका ए और बी दो हिस्सों में डिवाइडेड होगा. जो ए पार्ट है वो एमसीक्यू का है और जो बी पार्ट है वो आपका प्रेसी राइटिंग का. तो इस तरह आपका ओवरऑल जो पेपर है वो आप समझिए कि 60% आपका राइटिंग है और 40% आपका ऑब्जेक्टिव होगा. राइटिंग मीन्स टाइपिंग, ठीक है? हैंड रिटन नहीं समझिएगा इसे. Subjective and objective, 60% subjective and 40% objective. I hope things are clear. Okay, now let's talk about the pattern and the duration of the paper. Duration is like 2 hours. Stopwatch आपको दी जाएगी and जैसे ही आप लॉगिन पासवर्ड डाल के अपने पेपर को लॉगिन करते हैं आपकी स्टॉप वॉच स्टार्ट हो जाएगी 2 घंटे की, और जैसे आपकी 2 आवर्स ओवर होंगे आपका पेपर गोना बी डन. आप आगे मूव ही नहीं कर सकेंगे फिर. आई होप कि इंशाल्लाह 2 घंटे में सबका पेपर हो जाए इंशाल्लाह. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द पेपर पैटर्न. ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की मैंने आपको बताया था. नंबर 1 एमसीक्यूज होंगे आपके वोकैबुलरी चैप्टर से. 10 एमसीक्यूज होंगे. राइटिंग साइड पे मैंने उनके मार्क्स लिखे हुए हैं. 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है आपका, मीन्स 2 मार्क का एक एमसीक्यू, ठीक है? सेकेंड,
question, part A. Reading comprehension is divided into two parts, right? So, question number 2, part A is reading comprehension passage, 10 MCQs. Passage के 10 MCQs होंगे, आपने जवाब देना, 20 marks. 2B, question number 2 का B part. Either they will give you to write a précis, or they will give you this question, extract 8 main points from the passage. ये 10 marks का है. 8 marks के आपके ये question होगा, and 2 marks वो आपको देंगे पैसेज का टाइटल लिखने का. तो ये आपको समझिए 8 + 2 = 10 marks का ये आपका B part बनेगा. 2 marks for title of the passage and 8 marks for the B question. या précis writing या 8 main points को extract करना. कोई एक देंगे, ऑप्शन नहीं होगी. Okay, please keep that in mind. 2B में there will be no option. Okay, the third question is going to be the essay writing. आप यहाँ देख रहे हो कि मैंने 30 नहीं लिखा, इधर 10 + 20 marks. There's a reason. I'll tell you in a bit. See, essay writing of minimum 150 words. Choose from 2 topics. आपको वो 2 topics देंगे, एक argumentative writing का topic होगा और दूसरा cause and effect का topic होगा. आपकी मर्जी है, दोनों में से किसी भी टॉपिक पे आप लिख सकते हो, दोनों में से किसी एक पे आपने लिखना है. ठीक है, ऐसे राइटिंग आप जब करेंगे तो वो आपके 20 मार्क्स का होगा. वन मिनिमम 150 वर्ड्स, 20 मार्क्स. अब 10 मार्क्स किस चीज के हैं? आइडिएशन के. ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ ऐसे राइटिंग नहीं करनी. देयर इज अ ट्विस्ट इन दिस क्वेश्चन आल्सो. यू आर नॉट गोइंग टू जस्ट राइट अ सिंपल essay ऑन द गिवन टॉपिक. ऐसे तो लिखना है ही, but उससे पहले you need to come up with ideas for the essay you are going to write. जिस चीज पर जो आप ऐसे लिख रहे हो, उस टॉपिक पर, जिस टॉपिक पर भी, उस ऐसे लिखने से पहले आपने उसके बारे में आइडियाज को निकालना है अपने माइंड से. आइडिया जनरेशन करनी है कि मैं कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर अपना ऐसे लिखूंगा या लिखूंगी. ओके, देन दिस आइडिएशन के आपके 10 मार्क्स हैं. एंड ऐसे राइटिंग के 20 मार्क्स. तो क्वेश्चन नंबर 3 मिलाकर आपका 30 मार्क्स का होता है. 10 + 20. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट इज लेटर राइटिंग, perhaps letter analysis, email, memo, report, circular. इनमें से कोई एक चीज आएगी आपको. इसकी रिक्वायरमेंट भी मिनिमम 150 वर्ड्स है और इसके 20 मार्क्स हैं. यहाँ बेटा वो आपको एक लेटर का टॉपिक दे देंगे, उसके ऊपर आप लेटर लिख दें, या वो आपको ईमेल का टॉपिक दे देंगे और कह देंगे नीचे ईमेल लिख दीजिए. आपको फॉर्मेट पता होनी चाहिए, लेटर के भी ईमेल के भी. या वो आपको एक मेमो का टॉपिक दे देंगे एंड दे आर गोइंग टू आस्क यू राइट अ मेमो ऑन XYZ टॉपिक, और दे माइट गिव यू अ टॉपिक टू राइट अ रिपोर्ट ऑन, शॉर्ट रिपोर्ट. या फिर आपको वो एनालिसिस करने के लिए दे देंगे. You must have done that analysis in your actual classes. कि लेटर एक बना बनाया आपके सामने होगा, उसमें इमेच्योरिटी होगी, गलतियां होंगी, ग्रामेटिकल एरर्स होंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर की गलतियां होंगी, फॉर्मेट की गलतियां हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर इनविटेशन लेटर लिखना था तो आपने जो है वो इंक्वायरी लेटर लिख दिया. अगर आपको सेल्स लेटर लिखना था तो आपने कंप्लेन लेटर लिखा हुआ है उसके ऊपर. तो इस तरह की कुछ गलतियां वाला आपको वो खत, ईमेल या मेमो आपके सामने उन्होंने बना के रखा हुआ होगा. अभी मैं आप लोगों के साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर करती हूँ उसका. तो उसमें हमने क्या करना होगा कि पहले वी नीड टू आइडेंटिफाई 5 वीकनेसेस उस लेटर में से, उस ईमेल में से. पढ़ने के बाद हमने आइडेंटिफाई करना है कि ओके दिस पार्ट इज इनकरेक्ट, यहाँ उन्होंने ठीक तरीके से नहीं लिखा, एंडिंग नहीं की है प्रॉपर. फॉर एग्जांपल फॉर्मेट की गलतियां उन्होंने की हुई है.
उन चीजों को हमने आइडेंटिफाई करना है। एक बॉक्स दिया हुआ होगा, नीचे हमने उन बॉक्स के अंदर वो गलतियां या वीकनेसेस को पहले लिस्ट डाउन कर देना है। उसके बाद यू विल बी आस्क्ड कि अब गलतियां आपने निकाल दी हैं, अब एक और नीचे आपको बॉक्स दिया हुआ है, तो आप अब सही तरीके से लेटर लिख के दें हमें। ठीक है, लेटर एनालिसिस या ईमेल एनालिसिस अगर हमें आती है तो हमें इस क्वेश्चन में फिर दो काम करने होंगे। पहला काम ये होगा कि पहले पढ़ने के बाद जो पूरा लेटर या ईमेल हमें दी हुई होगी जिसमें थोड़ी सी गलतियां होंगी, उसमें से हमने 5 वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना है और नीचे बॉक्स में लिखना है। दूसरा काम हमने ये करना है कि एक और बॉक्स नीचे दिया गया होगा, उसमें हमने स्टार्ट से पूरा लेटर को या ईमेल को लिखकर उनको देना है। तो इस वाले एनालिसिस वाले सेक्शन के अंदर हमें दो काम करना है। ये हमारा 20 मार्क्स का। बट यूजुअली इफ आई टॉक अबाउट माई स्टूडेंट्स, अभी तक किसी भी बच्चे को लेटर ईमेल एनालिसिस नहीं आया है। वे यूजुअली दे गिव लेटर टॉपिक और मेमो टॉपिक, रिपोर्ट टॉपिक या ईमेल का टॉपिक, और उसके ऊपर बच्चों को कहते हैं कि लिख लें आप ईमेल। बट अगेन लेटर एनालिसिस ईमेल एनालिसिस एक क्वेश्चन है, आ सकता है, तो यू शुड नो अबाउट दैट बिकॉज आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट माई स्टूडेंट्स। बाकी तो इतने सारे बच्चे माशाल्लाह हजारों के उसमें नंबर में देते हैं बच्चे, तो क्या हो सकता है कि किसी को लेटर एनालिसिस या ईमेल एनालिसिस आई भी है। तो यू नीड टू नो अबाउट दैट एंड आई होप दैट यू ऑलरेडी नो अबाउट इट बिकॉज हम तो रिविजन सेशन काइंड ऑफ कर रहे हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द पेपर इटसेल्फ। अब राइट हैंड साइड पे अगर आप देख रहे हैं तो ये आपकी स्टॉप वॉच है बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ स्क्रीनशॉट, तो यहाँ हमारी क्लॉक जो है वो तो रुकी हुई ही होगी, बट एक्चुअली में ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी रनिंग। सो स्क्रीनशॉट मैंने लिया है आपके इस पेपर के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट, आगे पीछे आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नंबर 1 पे हो सकता है, वोकैबुलरी आपकी नंबर 2 पे हो सकती है, तो सीक्वेंस कैन वेरी। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ए पार्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दिस इज स्क्रीनशॉट ऑफ आई कैप पेपर। आई कैप की वेबसाइट के ऊपर उन्होंने सैम्पल पेपर जो हैं वो हर सब्जेक्ट्स के अपलोड किए हुए हैं। आई होप आप लोगों ने डाउनलोड करके इसको ओपन किया हुआ होगा। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। ये आपका पैसेज है। ऑब्वियसली अभी स्क्रॉल डाउन अगर हम कर नहीं सकते क्योंकि स्क्रीनशॉट है, आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे भी आपका पैराग्राफ सारा और लेंदी है, अभी चल रहा है नीचे। इधर आपकी राइट हैंड साइड पे अभी सिर्फ 2 एमसीक्यूज आपको नजर आ रहे होंगे, बाकी नीचे इस तरह स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो आपके इसी पेज पे 10 एमसीक्यूज होंगे जी। इसी तरह आपने 10 एमसीक्यूज को जो है वो आंसर देना है एंड देन यू मूव ऑन टू द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। एक चीज बेटा ध्यान में रखिएगा कि अगर यहाँ मेंशन है सेलेक्ट टू ऑप्शंस, क्वेश्चन में अगर मेंशन है सेलेक्ट टू ऑप्शंस, देन यू आर गोइंग टू क्लिक एनी टू ऑप्शंस। अगर ब्रैकेट में मेंशन नहीं है सेलेक्ट टू ऑप्शंस, इसका मतलब ये है कि आपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सिर्फ एक ऑप्शन को क्लिक करना है या टिक करना है। प्लीज कीप दैट इन माइंड, ओके। एंड एक फायदा यहाँ ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इसको क्लिक किया है जहां इसका माउस है मेरा, ठीक है, और आपको बाद में ख्याल आया है कि मेरा आंसर तो ये है नंबर 2 वाला, तो आप इसको क्लिक कर सकते हो। आप जब नंबर 2 को क्लिक करोगे तो नंबर 1 वाला जो हाईलाइट हुआ हुआ था वो खत्म हो जाएगा और नंबर 2 वाला जो आपका हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी माउस से ये भी हो सकता है कि गलती से क्लिक हो जाए, तो आप ये नहीं समझिएगा कि ये अंडू नहीं हो सकता है। अगर आपका ऑप्शन सी है तो आप सी पे जा सकते हो, बाद में ख्याल आ रहा है कि मेरा ऑप्शन ए है तो आप उसको इजीली चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये पेपर बेस्ड नहीं है कि कट एंड पेस्ट हो गया तो वो मार्क्स नहीं देंगे आपको। तो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट, ये बाद में भी आप आंसर्स चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। ओके, मूविंग ऑन टू द बी पार्ट। वही सेम आप अगर मैं आपको बैक करूं तो मैं दिखाती हूँ, सम पीपल ट्रीट मनी एज वर्चुअल एक्सटेंशन ऑफ देयर लाइव्स। आपको पार्ट ए में भी सेम पैसेज ही देंगे, सम पीपल ट्रीट मनी एज वर्चुअल एक्सटेंशन ऑफ देयर लाइव्स। पार्ट ए और पार्ट बी में पैसेज एक ही होगा, क्वेश्चंस वो आपसे दो अलग तरीके से पूछ रहे हैं। एक वो पूछ रहे हैं आपसे एमसीक्यूज कि 10 एमसीक्यूज का जवाब दे दें, और सेम पैसेज के साथ वो आपसे कह रहे हैं पार्ट बी में कि राइट अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज ऑफ अबाउट 95 to 100 वर्ड्स, आल्सो सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज।
टाइटल के मैंने बताया था ना 2 मार्क्स, और ये प्रेसी राइटिंग करेंगे तो 8 मार्क्स, दोनों के मिला के 10 मार्क्स आते हैं। सेम पैसेज, यू गोइंग टू राइट अ प्रेसी। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि या तो वो दूसरा क्वेश्चन आपको दे देंगे, प्रेसी राइटिंग नहीं है तो 8 पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करें, या तो वो आपको कह देंगे कि जी प्रेसी नहीं लिखें, स्ट्रेट अवे लिस्ट डाउन एनी 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग पैसेज, ऑल्सो सजेस्ट अ टाइटल फॉर द पैसेज, 10 मार्क्स। 2 मार्क्स का पैसेज का टाइटल आप देंगे तो मिलेगा, और 8 मार्क्स आपको इस सेक्शन के मिलेंगे। आप इस पूरे पैसेज में से वही सेम वाला पैसेज है, सम मनी सम पीपल treat money as virtual extension of their lives, सेम पैसेज है, इसमें से 8 मेन पॉइंट्स को आपने निकालना है, तो आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। 2 मार्क्स मिलेंगे टाइटल के, तो टोटल आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। प्रेसी राइटिंग में भी यही है, 2 मार्क्स टाइटल के और 8 मार्क्स प्रेसी राइटिंग का, दोनों में से कोई एक आएगा आपको, या प्रेसी राइटिंग या 8 पॉइंट्स को एक्सट्रैक्शन। कुछ इस तरह के बॉक्सेस आपको मिलेंगे एंड दे विल बी क्लिकेबल। मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है तो ये क्लिकेबल नहीं है इस वक्त। यहाँ आप अपने माउस को रखोगे तो ये आपका क्लिकेबल हो जाएगा एंड यू कैन स्टार्ट राइटिंग। जैसे ही आप यहाँ प्रेसी राइटिंग या 8 पॉइंट्स को लिखना शुरू करेंगे, आपके राइट हैंड साइड पे आप देखते हो अभी 0 वर्ड्स हैं। जैसे ही आप यहाँ लिखने शुरू करेंगे, आपके नंबर ऑफ वर्ड्स यहाँ आते चले जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि 95 टू 100 वर्ड्स में कब तक पहुंचा हूँ। आप यहाँ अपना नंबर को काउंट करने की आपको जरूरत नहीं होगी, वो आपको ऑटोमेटिकली काउंट करके यहाँ दे रहे हैं। तो कीप एन आई ऑन योर वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स मेरे एक्सीड ना करें, कम भी ना हो और ज्यादा भी ना हो। उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 95 टू 100 वर्ड्स आपको कहा है। इंस्ट्रक्शंस और क्वेश्चंस प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है क्वेश्चन के साथ। जल्दी में क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आंसर गलत होने के चांसेस होंगे। यू नीड टू रीड द क्वेश्चंस, यू नीड टू रीड द इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली। 100% कॉन्फिडेंट होकर, श्योरिटी के साथ समझ कर फिर आप अपना आंसर देने बैठे। कंफ्यूजिंग लग रहा है क्वेश्चन, 2 दफा पढ़ लो उसको, कोई इशू नहीं है। आधा मिनट एक्स्ट्रा दे दें क्वेश्चन पढ़ने में, वो बेहतर है रादर देन आप अपने 15-20 मिनट्स को दाना खास्ता जाया कर दें गलत लिख कर। ओके, another question is your essay writing. Answer one of the following. essay writing में मैंने आपको बताया था ऑप्शन देंगे वो, एक आपका टॉपिक ये है और दूसरा आपका टॉपिक ये है, ठीक है। अभी हम पीछे वाले के ऊपर चलते हैं। एक्सक्यूज मी। ये सब कुछ बेटा स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन आप कर सकते हो, ये स्क्रीनशॉट है तो दैट्स द रीजन आपका ऑब्वियसली ये अप एंड डाउन होगा नहीं। ये एक राइट हैंड साइड पे सेपरेट विंडो है, इसका ये स्क्रॉलिंग है अप एंड डाउन। ये नीचे एक सेपरेट विंडो है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, इसका स्क्रॉलिंग अप एंड डाउन अलग है। एंड दिस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव अनदर विंडो जिसका ये स्क्रॉलिंग करने का अप एंड डाउन अलग है, ठीक है। आई वुड रेकमेंड कि अगर जस्ट इन केस आप लोगों में से किसी ने अभी तक पेपर को डाउनलोड करके नहीं चेकआउट किया तो प्लीज डू सो। रहा यहाँ भी आप देख रहे हो राइट हैंड साइड पे आपकी क्लॉक चल रही है, ठीक है। ऑब्वियसली इधर अभी रुकी हुई है क्योंकि स्क्रीनशॉट है, लेकिन अदरवाइज रियलिटी में इट विल बी रनिंग। जी, कमिंग टू द एसे पार्ट, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग। टेलीविजन प्रोग्राम्स आर वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ वायलेंस इन सोसाइटी। ये आपका टॉपिक है, ठीक है। अब इस टॉपिक के साथ हमने करना क्या है, वो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने नीचे दिए हैं। इंस्ट्रक्शन 1 एंड इंस्ट्रक्शन 2, यू नीड टू रीड द इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली। अभी ही मैंने बोला था ना थोड़ी देर पहले। तो भैया आप देखो कि आपको यहाँ टॉपिक भी मिल गया और नीचे इंस्ट्रक्शंस भी मिल गई। अब अगर हम टॉपिक पढ़ लें और फौरन ऐसे लिखना शुरू कर दें तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए इंस्ट्रक्शंस पढ़ना जरूरी है कि हमसे हमारे जो एग्जामिनर है वो चाह क्या रहे हैं, जिन्होंने पेपर बनाया, व्हाट दे वांट अस टू डू विद दिस टॉपिक। एक बार फिर टॉपिक को पढ़ते हैं। टेलीविजन प्रोग्राम्स आर वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ वायलेंस इन सोसाइटी। अब
एक चीज बेटा माइंड में रखिएगा कि दे आर टॉकिंग अबाउट वायलेंस इन सोसाइटी, पाकिस्तानी सोसाइटी की बात नहीं की है मैंने। तो हमने अपने पास से टॉपिक में कोई चीज ऐड नहीं करनी है, ना ही निकालनी है, ठीक है। ना कोई चीज ऐड करेंगे टॉपिक में अपने तरफ से, और ना ही कोई चीज अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम माइनस करेंगे टॉपिक में से कि चलो जी इसको निकाल देते हैं, ये तो खैर है कोई बात नहीं। ना आप ऐड करोगे कोई चीज, ना आप सब्ट्रैक्ट कर सकते कोई चीज। तो दे आर टॉकिंग अबाउट जनरल सोसाइटी, दुनिया की सोसाइटी की वो बात करें, यानी कि दुनिया के अंदर जो है वो वायलेंस टेलीविजन प्रोग्राम्स की वजह से बढ़ रहा है। किसी स्पेसिफिक सोसाइटी की बात नहीं की उन्होंने, ना यूरोपियन सोसाइटी की, ना एशियन सोसाइटी की, ना पाकिस्तानी सोसाइटी की। तो यू नीड टू कीप इन माइंड दीज थिंग्स, कि हम पर्सनल ना कर दें उसको, ठीक है, पर्सनलाइज ना कर दें कि जैसे इकोनॉमी की बात हुई है चलो जी पाकिस्तानी इकोनॉमी के ऊपर हम ऐसे लिख दें। अगर टॉपिक में यस इफ दे हैव मेंशन पाकिस्तानी सोसाइटी, पाकिस्तानी इकोनॉमी, पाकिस्तानी एजुकेशनल सिस्टम, और यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम, यूरोपियन हेल्थ सिस्टम, तो ऑब्वियसली देन वी नीड टू राइट ऑन दैट। बट अगर वो जर्नलाइज पूछ रहे हैं तो फिर हमने जो है वो जो रीजन स्पेसिफिक नहीं होना। आई होप आई एम मेकिंग द पॉइंट क्लियर इनफ फॉर यू गाइस। जी इंस्ट्रक्शन नंबर 1 पे हम जाते हैं। तो क्या हमें कह रहे हैं कि इस टॉपिक के साथ हमने क्या करना है? कंस्ट्रक्ट कॉजेज एंड इफेक्ट्स फॉर द गिवन प्रॉब्लम यूजिंग फिशबोन डायग्राम। गिवन प्रॉब्लम, काफी बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। गिवन प्रॉब्लम का मतलब यहाँ उनका है कि जो हमें हमने आपको टॉपिक दिया हुआ है। कंस्ट्रक्ट कॉजेज एंड इफेक्ट्स फॉर द गिवन प्रॉब्लम मीन्स आपके कॉजेज एंड इफेक्ट का ऐसे लिखना है किस पर? इस टॉपिक पर जो हमने आपको दिया हुआ है। अब वो दूसरा क्या उसी के साथ ऐड क्या कर रहे हैं? राइट प्रॉब्लम एंड ईच ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट इन द स्पेसेस प्रोवाइडेड। अब वो स्पेसेस प्रोवाइडेड ये राइट हैंड साइड वाली, आपको याद है अभी हमने बैक पे किया था तो मैंने आपको कहा था 10+20 मैंने अलग अलग किए हैं। आइडिएशन के 10 मार्क्स एंड ऐसे राइटिंग के 20 मार्क्स, राइट। तो आइडिएशन आपकी ये है 10 मार्क्स की, जो आपसे वो कह रहे हैं कि अभी ऐसे नहीं लिखना है, पहले हमें इन बॉक्सेस के अंदर अपने आइडियाज लिख के दीजिए, उसके बाद 20 मार्क्स का ऐसे आप अलग बॉक्स में लिख दो। क्लियर है? आई होप कि क्लियर है। अब ये स्क्रॉल डाउन आप जब करोगे एक्चुअल पेपर को तो ये नीचे बेटा बॉक्सेस और आते जाएंगे आपके। 3 आपके कॉजेस के बॉक्स हैं, आप देख रहे हो यहाँ नंबर कॉज नंबर 1 हल्का सा जो है ना वो नजर आ रहा है आपका। जैसे स्क्रॉल डाउन उसको नीचे करोगे तो कॉज नंबर 1 के नीचे भी इस तरह का बॉक्स होगा। फिर कॉज नंबर 2 लिखा होगा, अगेन यू विल हैव अ बॉक्स। कॉज नंबर 3 यू विल हैव अ बॉक्स। सेम इज द केस विद इफेक्ट नंबर 1, you will have a box, effect number 2, effect number 3, and you will have a box. तो राइट हैंड साइड पे ये जो बॉक्सेस उन्होंने दिए हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि पहले इनको फिलअप करिए विद योर आइडियाज, और आपको हम फिर उसमें से 10 मार्क्स देंगे। फिर आपको एक अलग बॉक्स प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आपने 20 मार्क्स का ऐसे लिखना है। वर्ड लिमिट आपकी 150 वर्ड्स, ठीक है। वर्ड लिमिट मुराद 150 वर्ड से कम ना हो। नंबर 2 इंस्ट्रक्शन है, इन आइडेंटिफाइंग टेलीविजन प्रोग्राम्स एज मेजर कॉज ऑफ वायलेंस इन सोसाइटी डिस्कस योर आर्ग्यूमेंट्स। वो ये कह रहे हैं कि कॉज एंड इफेक्ट के बारे में तो आपने लिख दिया कि टेलीविजन प्रोग्राम्स जो हैं वो सोसाइटी के अंदर जो है वो क्या कॉजेज रीजंस क्या हो सकते हैं, वजूहात क्या हो सकती हैं कि टेलीविजन प्रोग्राम जो है वो सोसाइटी में वायलेंस फैला रहे हैं, और उनके असरात क्या होते हैं। आपने कॉजेज भी बता दिए और उनके इफेक्ट्स भी बता दिए। अब आप अपने आर्ग्यूमेंट दो हमें, व्हाट डू यू पर्सनली थिंक। वो अब आपसे पूछ रहे हैं एज अ राइटर कि आपका क्या मानना है। हमने आपको कहा था कॉज लिखने को और इफेक्ट्स लिखने को, वो तो आपने हमारे कहने पे लिख दिया। अब पर्सनली आप क्या मानते हो कि डू यू थिंक दैट टेलीविजन प्रोग्राम्स डू कॉज वायलेंस इन सोसाइटी, या आप कहते हो कि टेलीविजन प्रोग्राम एज सच वायलेंस नहीं क्रिएट करते सोसाइटी के अंदर। वो एंड में आपसे आपके आर्गुमेंट्स मांग रहे हैं, ठीक है। ये आपने बॉडी पैराग्राफ में अपने आर्गुमेंट्स देने, एक सेंटेंस बस, एक सेंटेंस से ज्यादा नहीं। टोटल हमारे सिर्फ 150 वर्ड्स ही तो हैं।
अभी तो हम अपना पेपर डिस्कस कर रहे हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू लाइक टॉक अबाउट द ऐसे टाइप्स एंड ऐसे और पैराग्राफिंग, तो उसमें मैं फिर आपको जो हूँ नंबर ऑफ वर्ड्स भी बताऊंगी कि अप्रोक्सीमेटली आपको हर पैराग्राफ पे कितने नंबर ऑफ वर्ड्स होने चाहिए अप्रोक्सीमेटली, ताकि आप 150 वर्ड से कम ना हो। ठीक है, वी आर गोइंग टू डू दैट इंशाल्लाह जब हम ऐसे राइटिंग पे जाएंगे। अभी तो मैं थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी चल रही हूँ कि पेपर बच्चों को जरा समझ में आ जाए, कि बिकॉज आई डोंट नो ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल के वेदर सब बच्चों ने जो है वो पेपर को डाउनलोड किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, तो दैट्स द रीजन आई एम गोइंग अ लिटिल स्लो विद दिस फर्स्ट क्लास। ओके, बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, मैं इसको ब्रीफली जरा थोड़ा सा कंक्लूड कर दूं आप लोगों के लिए, कि आपको एक टॉपिक मिलेगा कॉज एंड इफेक्ट की ऐसे का, जिसपे आपने कॉजेस और इफेक्ट्स बताने, 3 कॉजेस एंड 3 इफेक्ट्स। ठीक है, राइट हैंड साइड पे ये बॉक्सेस आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाओगे, कॉज 1, कॉज 2, कॉज 3, इफेक्ट 1, इफेक्ट 2, इफेक्ट 3 के बॉक्सेस होंगे। अब ये एक आपके पास जो आ रहा है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, इसको हम बात करके देन वील मूव ऑन। प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मतलब यहाँ है, इस बॉक्स के अंदर जब आप अपने कर्सर को रखोगे, क्लिकेबल है ये बॉक्सेस सारे, तो यहाँ आप जब अपने कर्सर को रखोगे, इसका मतलब ये है कि आपका जो टॉपिक है ना लेफ्ट हैंड साइड पे, आपने उसको पैराफ्रेज करके इस बॉक्स में लिखना है, यानी कि अपने ओन वर्ड्स में। प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मुराद ये है कि जो हमने आपको टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, उसको आपने अपने ओन वर्ड्स में यहाँ लिखना है। यहाँ भी प्रॉब्लम का वर्ड यूज किया हुआ है ना उन्होंने, कंस्ट्रक्ट कॉजेज एंड इफेक्ट्स फॉर द गिवन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का मैंने बताया था ना, मतलब उनका है कि टॉपिक जो हमने दिया हुआ है, तो वो ये कह रहे हैं कि जो टॉपिक स्टेटमेंट हमने आपको यहाँ दिया है, उस टॉपिक जुमले को अपने ओन वर्ड्स में जरा यहाँ लिख के बता दो। वो हमारी इंग्लिश भी टेस्ट कर रहे हैं कि हमें किस हद तक ये टॉपिक समझ में आया है, और हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी हमें पता है उसमें हम उसको किस तरह पैराफ्रेज कर सकते हैं, किस तरह अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए बेटा कि आप सिनोनिम्स यूज करो, और कम से कम टॉपिक के वर्ड्स को यूज करें। ठीक है, अब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते कैसे हैं, वो भी जब हम ऐसे लिखेंगे इंशाल्लाह रिवीजन करेंगे ऐसे की, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ रिवाइज करवाऊंगी कि हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कैसे लिख सकते हैं। हर दफा अब जैसे टेलीविजन है, आप कहोगे कि मिस टेलीविजन का क्या मैं सिनोनिम निकालूं, ठीक है ना, मुझे नहीं पता टेलीविजन का, जो कि आपकी बात भी ठीक है, टेलीविजन को ज्यादा से ज्यादा हम टीवी कर सकते हैं और कुछ नहीं चेंज कर सकते। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कभी कभी ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं कि हम चेंज नहीं कर सकते हैं उनको, तो ऐसी सिचुएशन में हम ऑब्वियसली वही वर्ड लिखते हैं, लेकिन उसका वर्ड को आगे पीछे हम थोड़ा सा कर देते हैं, तो वो थोड़ी सी चेंज आ जाती है, लुक में चेंज आ जाती है। वो हम जब ऐसे करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप अपने टॉपिक को अपने ओन वर्ड्स में किन किन तरीकों से जो है वो चेंज करके लिख सकते हो, पैराफ्रेज कैसे, एंड एक्सेट्रा वी गोइंग टू डिस्कस दैट। जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। या तो आप कॉज एंड इफेक्ट करोगे या आप आर्गुमेंटेटिव राइटिंग करोगे। ओके, अब हम बात करें ये इसकी। ठीक है, इसके ऊपर फोकस कीजिएगा। नंबर 2 पे उन्होंने आपको एक और टॉपिक दे दिया है कि या तो कॉज एंड इफेक्ट लिखिए या आर्गुमेंटेटिव राइटिंग। द ग्रेडिंग सिस्टम शुड नॉट एग्जिस्ट टू जज अ स्टूडेंट्स एबिलिटीज। Is it really an unfair way to analyze students' progress? आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग जो होती है ना बेटा, वो होती है कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स के ऊपर। कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स मीन कि ऐसे टॉपिक्स जिनमें डिफरेंट लोगों की डिफरेंट ओपिनियन होगी। आप किसी चीज को किसी और तरीके से लेके चलोगे, उसी टॉपिक को उसी पॉइंट के बारे में कोई और इंसान किसी और तरीके की सोच या थॉट्स या व्यूज रखता होगा। अब जैसे अगर मैं एग्जांपल आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, कि अगर हम को एजुकेशन की बात करते हैं, तो को एजुकेशन एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। कुछ लोगों की राय होगी कि को एजुकेशन इज अ वेरी गुड थिंग, कुछ लोगों की राय होगी कि को एजुकेशन होना ही नहीं चाहिए सिरे से। तो हुई ना दो अलग अलग टाइप्स ऑफ व्यूज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल आ गए बीच में ना। 10-15 कहेंगे कि जी को एजुकेशन अच्छी चीज है, 10-15-20-25 हो सकता है कहें कि जी को एजुकेशन अच्छी चीज नहीं है। जो अच्छी चीज कह रहे होंगे वो अपनी दलीलें देंगे, अपनी क्लेम्स करेंगे, अपने व्यूज देंगे।
जो को एजुकेशन के अगेंस्ट बात कर रहे होंगे वो अपनी दलीलें देंगे, वो अपने आर्ग्यूमेंट्स देंगे कि जी हम इस वजह से, हम इस वजह से, हम इस वजह से कह रहे हैं। करेक्ट। तो आर्गुमेंटेटिव राइटिंग आपकी ऐसे होती है कि जिसमें डिफरेंट राय रखते होंगे लोग। तो अब क्वेश्चन आपका जो टॉपिक है वो ये, द ग्रेडिंग सिस्टम शुड नॉट एग्जिस्ट टू जज स्टूडेंट्स एबिलिटीज। ग्रेडिंग सिस्टम का मुराद उनका यहाँ ये है कि जैसे हम कहते हैं ना, मैं ए ग्रेड में पास हुआ, मैं बी ग्रेड में पास हुआ, या मेरे 3 A आए, 2 B आए, वो उन इस ग्रेडिंग सिस्टम की बात है कि ग्रेडिंग सिस्टम बच्चों की एबिलिटीज को जज करने के लिए अच्छी चीज नहीं है। इट इज रियली एन अनफेयर वे टू एनालाइज स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या आप समझते हो कि ये अनफेयर तरीका है किसी भी स्टूडेंट की जो है एबिलिटी को, प्रोग्रेस को चेक करने का। कोई होंगे लोग वो कहेंगे जी ग्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए, A B C D ग्रेड में बच्चों को पास करें। कुछ लोग होंगे कहेंगे नहीं जी ग्रेडिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए, ओवरऑल जो पूरे साल में बच्चे की परफॉर्मेंस रही है, उसकी अटेंडेंस रही है, उसकी पार्टिसिपेशन रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके ऊपर उसको जो है वो पास करें या फेल करें या उसको परसेंटेज दें। तो कुछ लोगों की राय कुछ हो सकती है, कुछ लोगों की राय कुछ हो सकती है। तो आर्गुमेंटेटिव राइटिंग आपका वैसा होता है। अब टॉपिक हमने 2 दफा पढ़ लिया है, अब हम इसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। इसकी भी 2 इंस्ट्रक्शंस दी हुई है। नंबर 1 है, डेवलप मेन आइडियाज एंड सब पॉइंटर्स फॉर और अगेंस्ट द गिवन थीम यूजिंग अफिनिटी डायग्राम। दोबारा से पढ़िए मेरे साथ। डेवलप मेन आइडियाज एंड सब पॉइंटर्स। अब वो 2 काम उन्होंने कहे हमें करने का, मेन आइडियाज भी बनाने हैं और सब आइडियाज भी बनाने हैं। किस चीज के फेवर में या अगेंस्ट? किसके फेवर में अगेंस्ट? गिवन थीम, थीम मतलब ये टॉपिक। या तो आप इस टॉपिक के अगेंस्ट होगे या आप इस टॉपिक के फेवर में लिखोगे जब आर्गुमेंटेटिव राइटिंग होती है। 50-50 आर्गुमेंटेटिव राइटिंग नहीं होती। कीप दैट इन माइंड कि आप 2 अच्छे पॉइंट्स लिख दो इस ग्रेडिंग सिस्टम के, 2 बुरे पॉइंट्स लिख दो ग्रेडिंग सिस्टम के। नो, ऐसा नहीं होगा। वो आपका डिस्कसिव या आपका डिस्कशन वाला ऐसे हो जाता है, या आपका आर्गुमेंटेटिव ऐसे है। तो इसके अंदर या तो आप अगेंस्ट हो गए या आप फेवर में हो गए। यहाँ फॉर का मतलब है फेवर, कि आप उसके तरफ हो गए या आप उसके अगेंस्ट हो गए इस टॉपिक। ठीक है। अब वो आपको उन्होंने सिंपल एक बात बता दी कि जी आपने आइडियाज बनाने हैं, सपोर्टिंग आइडियाज बनाने हैं, फेवर में या अगेंस्ट किसके, इस टॉपिक जो हमने आपको दे दिया ऊपर। राइट ईच आइडिया इन द सेपरेट स्पेसेस प्रोवाइडेड। यहाँ भी वही काम कह रहे हैं करने को जो अभी हमने ऊपर किया। राइट हैंड साइड पे देख लो, ये बॉक्सेस हैं, आइडिया 1। नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाओगे तो आइडिया 2, आइडिया 3 वगैरह आते रहेंगे। इसके भी 10 मार्क्स हैं। ये इस क्वेश्चन के भी आइडियाज जनरेट करने हैं हमने, बॉक्सेस के अंदर लिखना है, और 20 मार्क्स मिलेंगे हमें इसी टॉपिक पर ऐसे लिखना है। नंबर 2 इंस्ट्रक्शन है, आर्ग्यू फॉर और अगेंस्ट द गिवन थीम। पहले उन्होंने कहा है, इंस्ट्रक्शन दिए कि राइट हैंड साइड पे जो बॉक्सेस हैं उसमें आपने फिलअप करने हैं मेन आइडियाज और सपोर्टिंग आइडियाज, चाहे आप फेवर में लिख रहे हो चाहे आप अगेंस्ट लिख रहे हो। नंबर 2 इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया है कि अब आपने जब पॉइंट्स बना लिए हैं, सोच लिया है कि आप फेवर में हो कि अगेंस्ट हो, उसी के ऊपर अब आपने 150 वर्ड्स का हमें ऐसे लिख दिया। आई होप थिंग्स आर क्लियर। यू कैन पॉज, यू कैन रिवाइंड एंड वॉच इट अगेन। ओके। अब हमारा ये बॉक्सेस राइट हैंड साइड पे जो है वो आइडियाज के लिए हैं, छोटे छोटे जो बॉक्सेस हैं। जो बड़े बॉक्सेस हमारे आते हैं वो अगेन ये क्लिकेबल है, यहाँ हमारा ऐसे लिखा जाएगा। नंबर ऑफ वर्ड्स राइट हैंड साइड पे बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे आप अपने नंबर ऑफ वर्ड्स लिखते चले जाओगे। ठीक है। पैराग्राफिंग करनी है, एक एक लाइन छोड़नी है, वो हम सारा करेंगे जब हम ऐसे राइटिंग की रिविजन कर रहे होंगे। इस बॉक्स के अंदर आपने सिंपली अपना ऐसे लिखना शुरू कर देना, और ये जो पीछे अभी बॉक्सेस थे इनमें आपने अपने आइडियाज को फिलअप करना है। ये एरिया आपका 10 मार्क्स का है, और प्रॉपर ऐसे जब आप इस बॉक्स में लिखोगे तो ये 20 मार्क्स का है। तो मिलाकर आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द लेटर। अच्छा, इसी क्वेश्चन में बेटा या तो वो आपको लेटर देंगे, या आपको ईमेल देंगे, या मेमो देंगे, या रिपोर्ट देंगे, या सर्कुलर देंगे। कोई एक चीज आती है इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में, ठीक है। 20 मार्क्स की होती है, चाहे लेटर आ जाए, चाहे ईमेल आ जाए, चाहे मेमो आ जाए, एक्सेट्रा। और इसकी भी लिमिटेशन है कि नॉट लेस देन 150 वर्ड्स, ठीक है। 150 वर्ड्स आपने मिनिमम लिखने हैं। अच्छा, अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या किया हुआ है, एनालाइज द फॉलोइंग लेटर। ओ, ये तो हमें वो वाला मिल गया है कि जो हमें गलत लेटर बना हुआ मिला है। अब वो हमें कह रहे हैं कि एनालाइज करो इसको। एनालाइज मतलब असेस करो, इसको एग्जामिन करो। आप समझो कि इस लेटर के आप टीचर बन जाओ, यू गोइंग टू चेक दिस लेटर। फिर उन्होंने क्या कहा है, दूसरा काम, लिस्ट डाउन एनी 5 वीकनेसेस एंड रीड्राफ्ट इट। पहले इसको असेस करना है, पढ़ना है इसको, इसमें से गलतियां निकालनी है कितनी, 5 वीकनेसेस। गलतियां नहीं, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड एरर्स, इट्स रिटन वीकनेसेस, ठीक है। वीकनेसेस में गलतियां भी हो सकती हैं, कि फॉर्मेट की गलती हो, शायद स्पेलिंग की गलती हो, चाहे ग्रामर की गलती हो। लेकिन वो बेसिकली आपको गलतियां आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं 5 वीकनेसेस निकालें, कि जिस तरीके से ये लेटर लिखा गया है इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए था, यानी कि वीक है ये। प्रोफेशनल राइटिंग आप कर रहे हो तो बच्चों वाली राइटिंग नहीं होनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि जहां जहां आपको लग रहा है कि बहुत वीक सेंटेंसेस उन्होंने बनाए हैं, या वीक तरीके से बात कन्वे की है, उसमें कोई अहमियत नहीं है, कोई जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं है, तो वो चीजें हमने आइडेंटिफाई करनी है बेसिकली, ठीक है। 5 वीकनेसेस आइडेंटिफाई करनी है, एक बॉक्स दिया हुआ है नीचे, उसमें लिख देनी है। उसके बाद वो हमसे दूसरी इंस्ट्रक्शन की कह रहे हैं कि रीड्राफ्ट है। रीड्राफ्ट मतलब दोबारा लिखो, रीराइट इट। अब वो कौन से बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स वो आपको देंगे, इस तरह का 5 वीकनेसेस यहाँ मेंशन है, और यहाँ आप क्लिक करोगे इस बॉक्स के अंदर तो आप अपनी 5 वीकनेसेस को मेंशन कर दोगे, नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद सेकंड इसी पेज पे आपको वो बॉक्स दे रहे हैं रीड्राफ्ट, यानी कि रीराइट। यहाँ क्लिक करोगे तो इधर आपने जो है वो खत को दोबारा लिखना है। इधर तो आप आइडेंटिफाई कर रहे हो 5 वीकनेसेस, और उसी खत को या उसी ईमेल को जो पीछे आपको दी गई होगी, उसको आपने सही तरीके से दोबारा लिखना है, ठीक है। तो आपको फिर इसके 20 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ नंबर ऑफ वर्ड्स आपके आ रहे होंगे दोनों तरफ से। 5 वीकनेसेस के लिए कोई नंबर ऑफ वर्ड्स की लिमिट नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि 5 वीकनेसेस लिख रहे हो तो बस कीप इट शॉर्ट। बहुत ज्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। वो टाइम आप ऐसे राइटिंग में लगाएं, ठीक है। ऐसे में कोशिश कीजिए कि 150 से कम वर्ड्स ना हो। मैं एक सेकंड के लिए दोबारा पीछे आप लोगों को कर दूं, ताकि हम जरा इसको एक तरीके से देख लें कि क्या इसमें गलतियां हैं, ठीक है। एनालाइज द फॉलोइंग लेटर। अब अगर मेरे से आप पूछो, अगर आप लोग इस वक्त लाइव होते तो मैं आपसे जरूर पूछ रही होती, इधर डेट की गलती है। यू आर नॉट सपोज टू राइट डेट like this in a professional piece of writing, ठीक है। फॉर्मल लेटर राइटिंग में आप कभी भी इस तरह डेट नहीं लिखते हो। दूसरा, फॉर्मेट की ही गलती है, वीकनेस है रादर, कि प्रॉपर एड्रेस नहीं लिखा हुआ है। और द स्टार्टिंग, द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इज starting incorrectly. Because you are regular contributor to the crisis management in Karachi, it is inappropriate to start your introductory paragraph with the word because. ये एक वीकनेस है। सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो पूरा आपका नीचे जो है ना वो ये लेटर आएगा, जब आप ये सैंपल जो है वो पेपर डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह की हमने वीकनेसेस निकाल ली। अब अगर फॉर एग्जांपल ये है कि डेट और एड्रेस की जो वीकनेस है, ये दो अलग अलग वीकनेसेस नहीं होंगी, ये फॉर्मेट की वीकनेस कहलाएंगे। ये हम कैसे लिखेंगे, ये जब हम लेटर एनालिसिस का काम करेंगे तो उससे चेक करेंगे कि यहाँ हमने इस बॉक्स में लिखना कैसे, वीकनेसेस को बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। आई होप कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है, तो जस्ट गोइंग टू रिवाइज इट। ओके,
दूसरा टाइप ये आ सकता है आपको, अच्छा दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका जो है लेटर का या ईमेल का, वो सिंपल बेटा एक आपको दे देंगे टॉपिक और आपको कह देंगे इसके ऊपर लेटर लिख दे। फॉर एग्जांपल सेल्स लेटर लिख देंगे, आपको मार्केटिंग लेटर लिख देंगे, आपको ये कह देंगे कि यू आर XYZ वर्किंग इन ABC कंपनी, राइट अ लेटर टू योर बॉस, रिक्वेस्ट हिम 10 days लीव। सिंपल लीव एप्लीकेशन हो सकती है, जॉब एप्लीकेशन हो सकती है, आपकी इंक्वायरी लेटर हो सकता है, सेल्स लेटर हो सकता है, इनविटेशन लेटर हो सकता है, कंप्लेन ईमेल हो सकती है। ठीक है, ईमेल लेटर हो गया, मेमो आपके हो सकते हैं। तो वो आपको एक सिंपल सा टॉपिक दे देंगे और फिर वो कहेंगे कि इस बॉक्स के अंदर हमने जो दिया आपको, इसमें आप इस टॉपिक के ऊपर लेटर लिख दो। डेट से स्टार्ट करेंगे और फिर लेटर लिखना शुरू कर देंगे। आई होप कि आप लोगों को पता है कि ICAP रिक्वायर्स that everything should be written from the left hand side as far as essays and letters are concerned. ईमेल लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, एसेज लिख रहे हो, सारे पैराग्राफिंग, सारी फॉर्मेटिंग जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से होनी है। इसको फुल ब्लॉक फॉर्मेट कहते हैं और ICAP यही फॉलो कर रहा है, इनकी बुक में भी मेंशन है, तो बी श्योर ऑफ दैट। जी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है वोकैबुलरी से रिलेटेड है। कभी कभी वो सिंपली आपको इस तरह का एक वर्ड दे देंगे और उसकी मीनिंग पूछ लेंगे, यानी कि सिनोनिम ऑफ अबंडेंट इज, एंटोनिम ऑफ इंस्टेंट इज, सेंटेंसेस में नहीं डालते। कभी कभी वो इस तरह सेंटेंस में भी डाल देते हैं, तो डिपेंड करता है, इट्स ऑन देयर मूड बेसिकली। अच्छा, इस जैसे MCQs में मैंने आपको बताया था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कि अगर गलती से आपका ये A प्रेस हो गया है और आपको बाद में याद आया मेरा B आंसर करेक्ट है MCQs में ऑफ द रीडिंग पैसेज, सेम इज द केस विद वोकैबुलरी, कि किसी वजह से गलती से माउस प्रेस हो गया है या आपने ही फर्स्ट को क्लिक कर दिया था, लेकिन बाद में आइडिया हुआ कि नहीं मेरा आंसर C करेक्ट है, ठीक है, थर्ड वाला करेक्ट है, आप थर्ड वाले को क्लिक कर सकते हैं, वन वाला हट जाएगा और थर्ड वाला आपका हाईलाइट हो जाएगा। So you can do the same thing with MCQs of vocabulary as well. Antonym of instant, synonym of abundant. Identify the given group of words in this sentence. He ran like a deer. ये figure of speech का सवाल है। ये metaphor है, simile है, oxymoron and so on. Identify the figure of speech used in the sentence. My father advised me to act naturally during my interview. कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आपको लग रहा है यूज हुआ हुआ है इस जुमले के अंदर, आपने उसको हाईलाइट कर देना है, क्लिक कर देना है या टिक कर देना है। सेम इज द केस फॉर दिस, ये फिल इन द ब्लैंक्स में हो जाता है। इसलिए मैंने वैरायटी यहाँ आपको इस वजह से दी है, इनफैक्ट मैंने क्या दिया, ये इनका ही है, इन लोगों का, कि वो ताकि पता चले कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं, आपको सेंटेंस की शक्ल में भी आ सकता है, और आपको जो है वो सिंपल वर्ड्स भी दे सकते हैं। और आपसे एंटोनिम पूछ लेंगे, वर्ड्स दे देंगे, सिनोनिम पूछ लेंगे, वर्ड दे देंगे, नीचे उसकी मीनिंग पूछ लेंगे, मीनिंग दी भी होगी कौन सा वर्ड जो है वो इस वर्ड की मीनिंग के लिए करेक्ट है, A B C या D, तो वो इस तरह आपको दे देंगे ऑप्शंस, कभी सेंटेंसेस में भी। इट्स अप टू देम। ओके, आई होप कि पेपर पैटर्न जो है वो बच्चों के माइंड में रिफ्रेश हो गया होगा, जिन जिन बच्चों ने पहले इसको जो है वो देखा हुआ है अपने कॉलेजेस के अंदर और या घर में खुद से डाउनलोड करके देखा हुआ है। एंड अगेन आई वुड रिपीट कि जिन बच्चों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो काइंडली ICAP की वेबसाइट पे जाके पेपर पैटर्न को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। आपका उन्होंने सैंपल जो है वो लॉगिन डिटेल्स दी हुई होती हैं, वो लॉगिन और पासवर्ड जो है वो सैंपल का लगा के आप लोग इजीली लॉगिन हो सकते हैं। दैट इज ओपन फॉर एनीबडी। मैं तो रजिस्टर्ड नहीं हूँ ICAP के साथ ऑब्वियसली, तो मैं भी उसको डाउनलोड करके उसमें वो लॉगिन पासवर्ड लगा सकती हूँ जो उन्होंने दिया हुआ है। तो स्टूडेंट होना, रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है, दैट इज ओपन फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी।
सो उसको प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया तो। जी कि आप लोगों का यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 अभी मैंने बात की थी, हमारा राइटिंग प्रोसेस है, राइट। तो राइटिंग प्रोसेस से पहले हम एक चीज करने लगे हैं, एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, पीआरसीएम। आपकी राइटिंग प्रोसेस में ही मेंशन है ये, लेकिन आप समझो कि अभी हम राइटिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, उससे पहले मैं ये पीआरसीएम आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कस करूंगी, एंड वी विल कॉल इट डे आफ्टर वी आर डन विद द पीआरसीएम, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये ना सिर्फ आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, बट इट इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पीआरसीएम is going to help you in your articleship as well and in your paper also. So you need to, pay attention to this or take it as important, as serious as I'm asking you to do so. ये है जरूरी है, आप समझो बैकबोन होती है ये आपके कम्युनिकेशन की। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में मैं डेप्थ में नहीं जा रही, सिर्फ एक जुमले से आपको मैं बता दूंगी। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि आप अपना मैसेज सामने वाले तक पहुंचा रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो अपनी बात, सामने वाले को कम्युनिकेट कर रहे हो। अब वो चाहे बोल के कर रहे हो, चाहे लिख के कर रहे हो, चाहे इशारों से कर रहे हो, आप अपनी बात, अपना पॉइंट सामने वाले तक पहुंचा रहे हो, दैट इज कम्युनिकेशन। ठीक है, अब डेप्थ में मैं नहीं जा रही, बिकॉज बेसिकली कम्युनिकेशन इज नॉट आवर टॉपिक। हमारा टॉपिक कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है जो कि राइटिंग। कम्युनिकेशन के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो हम सिर्फ राइटिंग पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से मैं पूरे कम्युनिकेशन को डिस्कस नहीं करूंगी आपके साथ, कंफ्यूज नहीं करूंगी, बट जस्ट गोइंग टू वर्क ऑन वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज राइटिंग, क्योंकि हमारा टॉपिक ही, सब्जेक्ट ही बिजनेस राइटिंग है। ओके, पीआरसीएम क्या होता है? पर्पस, पी से पर्पस, यानी कि रीजन फॉर राइटिंग। अगेन मैं बात राइटिंग की कर रही हूँ यहाँ, ठीक है। अगर यही चीज आप पीआरसीएम आपकी ओरल कम्युनिकेशन में भी हो सकती है। आपका फोन कर रहे हो किसी को, तो आपका रीजन क्या है किसी को फोन करने का? तो वो रीजन फॉर स्पीकिंग हो जाएगा, रीजन फॉर कॉलिंग हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ हम राइटिंग की बात करें, क्योंकि हमारा बिजनेस राइटिंग है सब्जेक्ट, यहाँ मैं ज्यादा राइटिंग के ऊपर ही फोकस रखूंगी। But this PRCM is process of communication, not process of writing. Keep that in mind. राइटिंग कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है। जी, P stands for purpose, मतलब रीजन क्या है, रीजन फॉर राइटिंग। व्हाट्स द नीड टू राइट, हम क्यों लिख रहे हैं किसी को? लिखने बैठे हैं, ईमेल लिखने बैठे हैं, लेटर लिखने बैठे, क्यों? कोई तो रीजन होगा ना। अभी फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी अपना एग्जाम्पल दूं, मैं आज क्यों रिकॉर्डिंग कर रही हूँ? आप लोगों के लिए, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो लेसन को रिवाइज कर लें, रिवीजन हो जाए स्टूडेंट्स की। तो मेरा ये लेक्चर रिकॉर्ड करने का भी कोई पर्पस है, कोई रीजन है ना। तो कहीं ना कहीं लाइफ में आपको कोई ना कोई काम करने का रीजन होता है, पर्पस होता है। तो सेम इज द केस, हमारा राइटिंग का भी कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई पर्पस होगा। तो पी स्टैंड फॉर पर्पस, ये चारों इक्वली इंपॉर्टेंट है। आर स्टैंड्स फॉर रिसीवर ऑफ द रिटन मैसेज। किसके लिए आप लिख रहे हो, जिसके लिए आप लिख रहे हो वो आपका रिसिपिएंट होता है। उसको रिसीवर भी कह सकते हो, उसको ऑडियंस भी कह सकते हो, उसको रिसिपिएंट भी कह सकते हो, जिनके लिए हम मैसेज लिखते हैं। एक से ज्यादा इंसान भी तो हो सकते हैं, तो ऑडियंस हो जाएगा। कंटेंट, सी, PRC से कंटेंट बनता है, यानी कि मैसेज इटसेल्फ। क्या अल्फाज यूज करोगे, क्या आइडियाज होंगे, कंटेंट क्या है मेरा, मटेरियल क्या है जो मैं अपने मैसेज में लिखूंगा, अल्फाज क्या होंगे, पॉइंट्स क्या होंगे, आइडियाज क्या होंगे, वो आपका कंटेंट होगा। द इंफॉर्मेशन दैट इज एडेड इन द मैसेज। अब जैसे मुझे ये तो पता था कि आज मैंने रिकॉर्डिंग करनी है और आप लोगों के साथ जो हूँ मैंने रिवीजन करनी है, लेकिन मुझे ये भी पता होना चाहिए ना कि मेरा कंटेंट क्या होगा, मैंने कितनी स्लाइड्स पढ़ानी है, कौन कौन सी स्लाइड्स आप लोगों के साथ आज शेयर करनी है। तो वो आप, मेरा कंटेंट हो गया आज की क्लास का।
मेरा पर्पस आप लोग तक रिवीजन की क्लास पहुंचाना। मेरे रिसीवर कौन है? मेरे स्टूडेंट्स। और मेरा कंटेंट क्या है? जो भी मैंने स्लाइड्स के अंदर अभी तक मटेरियल डाला हुआ है वो मेरा कंटेंट है, ठीक है। तो आप ये जब राइटिंग कर रहे हो, किसी को बिजनेस राइटिंग कर रहे हो, किसी को ईमेल भेज रहे हो, किसी को लेटर भेज रहे हो, अपने बॉस को, कलीग को, किसी जूनियर को, सीनियर को, तो व्हाट इज द कंटेंट? डालोगे क्या बात? ये तो सोच लिया कि हाँ बॉस को खत लिखना है, मुझे 5 दिन की छुट्टी चाहिए, ये तो सोच लिया। अब एक जुमला तो नहीं लिखोगे ना ईमेल में और लेटर में, पूरे पैराग्राफिंग करनी पड़ेगी, फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो अब इस एक पॉइंट को कि मुझे 5 दिन की छुट्टी चाहिए, इसको एक लेटर की शक्ल कैसे दूंगी, क्या क्या डालूंगा मैं इसके अंदर, कंटेंट कैसे बनाऊंगा? तो वो आपका यहाँ आ गया कि पूरा का पूरा मेरा मैसेज क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू बी द कंटेंट। ओके, PRC। एंड लास्टली दी M, मीडियम क्या होगा, चैनल क्या होगा मेरा, कि जिसके जरिए मैं अपना वो मैसेज सामने वाले तक पहुंचाऊंगा। How will my receiver receive the message? How will I send the message, being the sender? What is going to be the route by which a message is transmitted from a sender to a receiver? अब मैंने लेटर का तो चलो सोचा कि हम राइटिंग की बात कर रहे हैं ना, तो मैंने ये सोचा चलो ठीक है मैं लेटर लिखती हूँ, नहीं मैं लिखूंगी, पहले तो मैंने ये सोचा कि मैं राइटिंग करूँ। ओके, डन हो गया। अब राइटिंग में क्या, ईमेल लिखूं, लेटर लिखूं, फैक्स करूं, कि मेमो लिखूं, ये पहले डिसाइड करना है। उसके बाद मैंने जब वो डिसाइड कर लिया तो अब मैं सेंड कैसे करूंगी उनको। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लेटर लिखा है, तो मैं लेटर बाय पोस्ट आई एम गोइंग टू सेंड टू दैट पर्सन, TCS करके, कोरियर करके, ड्राइवर के हाथ, खुद जाऊंगा या जाऊंगी उनको देने के लिए, फेस टू फेस मीटिंग करके, कैसे हम भेजेंगे, मीडियम क्या होगा मेरा। अब जैसे ईमेल है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम हो गया ना आपका। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडियम नहीं है तो आप ईमेल नहीं कर सकते किसी को भी। तो इस तरह का हमें मीडियम पता होना चाहिए कि कौन से जरिए से हम सामने वाले को जो है ना वो मैसेज कन्वे कर रहे हैं। अगर मुझे पता चले कि मेरा एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने बेचारे ने या बेचारी ने कभी भी ईमेल यूज नहीं की, ठीक है, उनकी ईमेल आईडी भी नहीं है, तो मैं ऐसे स्टूडेंट को ईमेल नहीं भेज सकती। तो मेरा मीडियम रिटन कम्युनिकेशन का ईमेल नहीं हो सकता। फिर मैं सोचूंगी कि मैं उनसे पूछूं कि बेटा व्हाट्सएप है तो मैं व्हाट्सएप पे उनको टेक्स्ट कर दूं, या मैं उनसे पूछूं कि बेटा अच्छा चलो ऐसा है कि मैं आपको रिटन डॉक्यूमेंट जो है ना वो प्रिंट करके दे देती हूँ, वो आप पढ़ लेना। तो मुझे उनकी कन्वीनियंस देखनी पड़ेगी कि वो किस में कंफर्टेबल है और क्या चीज उनके पास असेसिबल है, उस हिसाब से मैं अपना मीडियम चूज करूँ। ये बहुत जरूरी होते हैं PRCM। थोड़ी सी इनकी डेप्थ में जाते हैं। प्राइमरी गोल क्या होता है बिजनेस राइटिंग का? टू कन्वे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, इनएक्यूरेट ना हो, इररेलेवेंट ना हो। और ये मैं आपको बता और रिवाइज इस वजह से करा रही हूँ कि जब अगर आपको लेटर राइटिंग आए या ईमेल राइटिंग आए पेपर के अंदर, तो आपको ये पता हो कि मेरा उस ईमेल लिखने का या लेटर लिखने का पर्पस क्या है, गोल क्या है, मकसद क्या है। कन्वे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट हो, रेलेवेंट हो। ये नहीं है कि उन्होंने कहा है कि जी 10 दिन की छुट्टी ले लो, तो आप उनको कह रहे हो कि जी मैं सोच रहा हूँ कि सर आप मेरी तनख्वाह बढ़ा दें, वरना जो है ना फिर मेरे लिए जॉब करना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। आपका रीजन तो था कि 5 दिन की आपको छुट्टी चाहिए थी, इसलिए आप बॉस को खत लिख रहे थे ना। तो वो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपने क्यों डाल दी कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दें? तो ये आपको पता होना चाहिए, इस वजह से मैं ये पर्पस की एक दो स्लाइड्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ PRCM की, ताकि रिवाइज हो जाए। आई होप एंड आई नो दैट यू गाइज ऑलरेडी नो अबाउट दिस, बट रिविजन है तो थोड़ा सा माइंड को रिफ्रेश करना है, आपका इंपॉर्टेंस आप लोगों को बताने की किन किन चीजों के ऊपर आपने फाइनल एग्जाम के दिनों में फोकस करना है। मेन रीजंस क्या होते हैं बिजनेस राइटिंग के? इन्फॉर्म करना, परसुएड या कन्विंस करना किसी को कि जी हमारे प्रोडक्ट्स बड़ी अच्छी हैं, प्लीज इस्तेमाल करके देखिएगा, हम तो 50% ऑफ भी दे रहे हैं, बाय वन गेट वन फ्री कर रहे हैं, किसी को कन्विंस करने की कोशिश करना। इंक्वायर करना, इंक्वायर मतलब सवाल पूछना, इंफॉर्मेशन लेना,
कि क्या आपके पास ये चीजें हैं, क्या आप ये हमें चीजें इतने पैसों में दे सकते हैं, वो अवेलेबल हो सकती हैं, समथिंग लाइक दैट। तो ये मेन आपके पर्पस होते हैं, इन्फॉर्म करना, परसुएड यानी कि कन्विंस करना, और इंक्वायर करना, इंफॉर्मेशन लेना। रिसिपिएंट यानी कि रिसीवर आपका, रिसीवर इज द टारगेट ऑडियंस दैट द मैसेज इज इंटेंडेड फॉर। ये माइंड में रखिए कि जब आप मैसेज लिख रहे हो, यानी कि पेपर वाले दिन आप अपना लेटर लिख रहे हो, एक्सक्यूज मी, तो आपका रिसिपिएंट उस वक्त वो आपके एग्जामिनर होने वाले हैं, ठीक है, जो आपको आपके पेपर को चेक करेंगे। तो वो ये देखेंगे कि जो टॉपिक हमने दिया था उसी टॉपिक पे बच्चे ने लिखा है कि नहीं लिखा है। ऑब्वियसली आप उस वक्त डियर एग्जामिनर नहीं लिखोगे, वहां आप डियर जो भी आपको टॉपिक दिया होगा वही लिखोगे। लेकिन वो यही चेक करेंगे कि जिस बच्चों को, जो जिन साहब साहिबा को कहा था लिखने को, जिस वजह से कहा था लिखने को, जो रीजंस हमने बताए थे कि ये डालना लेटर के अंदर, ईमेल के अंदर, वो सारी चीजें बच्चे ने डाली है कि नहीं डाली, रिसीवर को अहमियत दी है कि नहीं दी है, या बस अपने उसमें जो भी दिल में आया उस बच्चे ने वही लिख दिया। रिसीवर आपके कौन कौन हो सकते हैं, बिजनेस वर्ल्ड की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। माइंड में रखिएगा, बिजनेस राइटिंग में आपके रिसीवर्स, अप्रोक्सीमेटली रिसीवर्स जो हैं वो कौन से हो सकते हैं, यानी कि अंदाजन। तो इसी तरीके से आपको पेपर में भी आ सकता है कि हो सकता है कि आपको कलीग को लिखना हो सकता है बॉस को लिखना हो सकता है आपने अपने पार्टनर को लिखना हो सकता है आपने अपने जूनियर को लिखना हो। इन्वेस्टर्स होते हैं आपके, जिनके साथ आप कम्युनिकेट करते हो। कस्टमर्स होते हैं, जैसे कोई कंप्लेंट लेटर आ गया, आपको टॉपिक आया कि जी कंप्लेंट लेटर आपको एक आया था, आप उस कंप्लेंट लेटर के जवाब में अपने जो कस्टमर है उनको माजरत का खत लिखिए, एक्सक्यूज का खत लिखिए। तो हो सकता है आपको कस्टमर से बातचीत करनी पड़ जाए रिटर्न कम्युनिकेशन के थ्रू। इंडिविजुअल क्लाइंट्स जो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, जो जिनको आप बाय नेम बाय कंपनी जानते हो। कंपेटिटर्स जो आपके सेम बिजनेस करने वाले लोग जो होते हैं, कभी कभी उनको भी कम्युनिकेट करना पड़ जाता है। पार्टनर्स जैसे अभी मैंने कहा था, सुपरवाइजर्स जिनके साथ आप काम कर रहे हो, वेंडर्स जिनसे आउटसाइड द कंपनी आप जिनसे हेल्प लेते हो, लीगल पर्सनल, फॉर एग्जांपल टैक्स जमा कराना है या नादरा के ऑफिस जाना है, मतलब कोर्ट जाना है, समथिंग लाइक दैट। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अंदर आपका नादरा आ जाएगा, बाबदा आ जाएगी, सुई गैस आ गया, पुलिस आ गई, इस तरह की गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी कभी कभी कम्युनिकेट करना पड़ जाता है। तो ये भी आपको आ सकता है कि जी राइट अ लेटर टू द इंस्पेक्टर पुलिस complaining about the increase in beggars in your society। तो इसका मतलब है कि ऐसी सिचुएशन में तो गवर्नमेंट ऑफिशियल को आप खत लिखते हो, पुलिस इंस्पेक्टर को, ठीक है, तो वो आपके रिसीवर हो सकते हैं। नॉलेज ऑफ द फॉलोइंग इज रेकमेंडेड। आपको अपने ऑडियंस के बारे में, यानी कि जिसको आप लेटर भेज रहे हो, ईमेल भेज रहे हो, जिस उसके बारे में जितना पता होगा, रियलिटी में मैं बात कर रही हूँ, उतना ही आपको मैसेज कंस्ट्रक्ट करने में आसानी होगी, ठीक है। ये वाला जो स्लाइड है ये रियलिटी बेस्ड है, कि जब आप लोग आर्टिकलशिप वगैरह करना शुरू करोगे, मगर ये इंपॉर्टेंट थी तो इस वजह से मैंने इसमें ऐड किया है। आपको अपने रिसीवर के बारे में काफी हद तक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जितनी आप कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हो। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, उनकी एज के बारे में, रेस के बारे में, क्लास के बारे में, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट, उनकी एजुकेशन, बैकग्राउंड एजुकेशन, उनकी कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तभी आप बेहतर तौर पर अपने मैसेज को बना सकते हो, कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। आपके ऑडियंस के बिलीव्स क्या हैं, वैल्यूज क्या हैं, किस चीज को मानते हैं किस चीज को नहीं मानते हैं, वो बिलीव्स। इंटरेस्ट क्या है उनके, अगर पता चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये सारे जरूरी नहीं होता कि हमें पता चल ही जाए, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमें मैक्सिमम हमारे रिसीवर के बारे में इंफॉर्मेशन हो। लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है उनकी। कभी कभी मास्टर्स, पी एम फिल, डॉक्टर्स, लॉयर्स, पढ़े लिखे लोग होते हैं लेकिन उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ज्यादा नहीं होती,
तो एजुकेटेड होना इज नॉट द गारंटी ऑफ बीइंग अ गुड अंडरस्टैंडिंग काइंड ऑफ अ पर्सन, कि उनकी परसेप्शन अच्छी हो क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं जरूरी नहीं है। कभी कभी कम पढ़े लिखे या अनपढ़ लोगों की भी अंडरस्टैंडिंग और परसेप्शन बहुत अच्छी होती है एज कम्पेयर टू पढ़े लिखे लोग। तो ये आपने देखना है कि लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मेरे रिसीवर की क्या है, उसकी तालीम तो देखो आपके, उसकी एजुकेशन क्या है, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ ये भी देखें उसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है। प्रोफेशनल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड स्टेटस, ये चेक करना पता होना जरूरी है। प्रायोरिटीज एंड प्रेफरेंसेस, वो किस चीज को अहमियत देते हैं, मेरे जो रिसीवर हैं प्रेफरेंस किसको देते हैं, अहमियत किसको देते हैं, प्रायोरिटी बेसिस पे वो किस चीज को रखते हैं, उस हिसाब से फिर आप अपने मैसेज को कंस्ट्रक्ट करो। कोई फिजिकल, साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल इशू तो नहीं है मेरे रिसीवर के अंदर कि मैं कुछ लिखूं और वो कुछ समझ जाएं, या उनकी आईसाइट थोड़ी सी कमजोर हो, मैं जो हूँ वो बहुत ज्यादा छोटा फॉन्ट पे मैंने लिख दिया तो फिजिकली उनको प्रॉब्लम होगा। कोई ऐसी बात तो मैं नहीं लिख दूं कि कहीं उनको गुस्सा आ जाए उस बात के ऊपर, उनका बिहेवियर चेंज हो जाए, समथिंग लाइक दैट। तो वो भी हमें माइंड में रखने की जरूरत है कि ओके, इन साहब या साहिबा से मैं आया ये बात कर सकता हूँ इस तरीके से, या मुझे इस बात को किसी और तरीके से करने की जरूरत है इन साहब या साहिबा के साथ, बिकॉज उनके साथ फलाना फलाना कोई रीजन साथ में है, तो मैं उनसे सीधी सीधी ये बात नहीं कर सकता। तो ये हमें जब पता होगा कि हमारा रिसीवर कैसा और कौन है और क्या सोच रखता है, तभी हम अपने मैसेज को ट्विस्ट एंड टर्न कर सकते हैं। एक तरह का मैसेज बनाया हुआ हम सबको नहीं सेंड कर सकते, क्योंकि हमारा रिसीवर डिफरेंट डिफरेंट इंसान है, डिफरेंट डिफरेंट सोच का मालिक है, डिफरेंट परसेप्शन है उसकी, डिफरेंट लैंग्वेज बैरियर है, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है, चीजों को डिफरेंट तरीके से हो सकता है वो लेते हो, क्योंकि वो मुख्तलिफ इंसान है। ओके, PRC पे हम आते हैं जो कि हमारा कंटेंट है। ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप लेटर लिखोगे तो आप जो पैराग्राफ्स बनाओगे वो आपका कंटेंट होगा ना, वो पूरा मैसेज होगा, आपको पता होना चाहिए उसके बारे में कि मैंने क्या अंदर लिखना है। कंटेंट refers to the information that is needed to be added in the communication. The content therefore should be shaped and structured well. अब देखो, इधर उधर, अब मेरा माउस देख रहे हो ना आप, घूम रहा है। हमने रैंडमली लफ्जों को नहीं डाल देना, क्योंकि हमने 150 वर्ड्स का लेटर लिखना है या 150 वर्ड्स की ईमेल लिखनी है, तो चलो जी बस हम जिसको कहते हैं ना आंखें बंद करके टाइप करते जाओ, वर्ड्स लिखते चले जाओ। नहीं, सही तरीके से स्ट्रक्चर होना चाहिए उसका, सही तरीके से शेप होनी चाहिए आपके लेटर की। कौन सा पैराग्राफ कहाँ खत्म होना है, कौन सा पैराग्राफ फर्स्ट पे आएगा, कौन सा सेकंड पे आएगा, कौन सा लास्ट में आएगा, वो सीक्वेंस ठीक होना चाहिए, स्ट्रक्चर आपका सही होना चाहिए। तो ओवरऑल आपका लेटर ईमेल के आपको मार्क्स मिलेंगे। ये नहीं है कि मेरा फॉर्मेट ठीक था, डेट लिखी थी, एड्रेस लिखा था, रिगार्ड्स लिखे थे, अपना नाम नीचे लिख दिया था और मैंने बीच में 150 वर्ड लिख दिए थे बॉडी मैटर में, नहीं, लेकिन वो अगर सही तरीके से नहीं लिखे गए हैं, उसकी शेपिंग ठीक नहीं है, स्ट्रक्चर सही नहीं है, कहीं बात आपने ऊपर लिखी है, आधी बात छोड़ दी है, उस बात को कंप्लीट ही नहीं किया और नई बात शुरू कर दी है, उसका मतलब है कि आपका स्ट्रक्चर तो अच्छा नहीं है ना, चाहे नंबर ऑफ वर्ड 150 क्यों ना हो। तो वो उस हिसाब से आपको मार्क्स देंगे। प्लीज कीप इन माइंड कि 150 वर्ड्स का होना इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, नॉट द ओनली रिक्वायरमेंट। मल्टीपल एंगल से दे आर गोइंग टू चेक योर पेपर, जिसमें से एक एंगल है कि हाँ जी 150 वर्ड्स होने चाहिए, दूसरा एंगल है कि आपका फॉर्मेट सही होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मेट में मार्क्स मिलते हैं। तो मल्टीपल एंगल से दे गोइंग टू चेक। एक्सक्यूज मी, एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रही हूँ कि क्या आपको कोई परसुएसिव मैसेज लिखने को कहा गया है, कन्विंस करने को। जो अपनी क्लाइंट्स को आप लेटर लिखिए और उनको कन्विंस कीजिए कि आपका प्रोडक्ट यूज करें, सेल्स लेटर लिखना है, मार्केटिंग लेटर आपने लिखना है या ईमेल लिखनी है, क्या आपको कन्विंसिंग मैसेज लिखने की जरूरत पड़ रही है, या कोई टॉपिक ऐसा आ गया कि इंक्वायरी लेटर है, आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हो किसी से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप समझो कि हमारा कोई ऑफिस है, ठीक है, और हम अपने 2 रूम्स और बढ़ाना चाह रहे हैं, तो किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को आप जो हो वो लेटर लिख रहे हो कि जी हमने 2 रूम्स बनवाने हैं,
तो आप हमें बताएं कि आप इतने बाय इतना आप मेजरमेंट दे दें, इतने बाय इतने के मेरे दो हमने रूम्स बनाने हैं, आप कितनी में हमें बना के देंगे, कंस्ट्रक्शन कितने दिनों में करके देंगे, कितनी प्राइस में करके देंगे, टोटल बजट क्या होगा एंड ऑल दैट। वो इन्फॉर्मेशन आप उनसे ले रहे हो, तो उसका मतलब है इंक्वायर कर रहे हो कि क्या आप ये बना के हमें दे सकते हैं, कितने दिन में दे सकते हैं, कितने पैसों में दे सकते हैं, एक्सेट्रा। रिस्पॉन्स टू एन इंक्वायरी। अब जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया कि मैं हमारी कंपनी और हम किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को लेटर लिखते हैं कि जी 2 कमरों की एडिशन करनी है हमने अपने ऑफिस में, तो बताएं। अब हो सकता है कि वो कंपनी वाले कंस्ट्रक्शन कंपनी हमें रिप्लाई कर रहा है। रिस्पॉन्स टू एन इंक्वायरी मतलब रिप्लाई कर रहा है वो हमारे ही लेटर को, जो हमने उसको इंक्वायरी भेजी थी, हमने उनसे इन्फॉर्मेशन ली थी कि कितने में बना के दोगे, वो हमें रिस्पॉन्स करे कि हाँ जी हम आपको बना देंगे, या वो मना कर देगा नहीं जी सॉरी, जितना बजट आप कह रहे हैं हम तो इस बजट में आपके 2 कमरे नहीं बना सकते, या तो आप अपना बजट बढ़ाएं या फिर हमारी तरफ से माजरत है। तो वो किसी भी किस्म का रिस्पॉन्स देगा, यस में या नो में। कहीं इन्फॉर्मिंग तो नहीं है कोई आपका लेटर कि आप सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो सिर्फ। जैसे ईद की छुट्टियां हैं, तो आप अनाउंस कर रहे हैं कि जी 5 दिन तो गवर्नमेंट ने दी हुई है, 5 हम आप लोगों को एक्स्ट्रा और दे रहे हैं, तो 10 डेज लॉन्ग जो है ना वो आप लोगों की ईद हॉलीडेज होगी। तो आप सिर्फ इंफॉर्म करने के लिए तो कोई लेटर या ईमेल या मेमो नहीं लिख रहे हो, तो ये आपके कंटेंट उस हिसाब से आप बनाओगे फिर। आप पर्सुएसिव में इंक्वायरी नहीं डाल सकते, इंक्वायरी में इंफॉर्मिंग नहीं डाल सकते, इंफॉर्मिंग में रिस्पॉन्स ऑफ इंक्वायरी नहीं डाल सकते। तो उस जिस टाइप का हमारा लेटर होगा उसी हिसाब से हमारा अंदर मटेरियल भी होगा, है ना। मीडियम। आई होप के थिंग्स आर क्लियर। मीडियम, द कम्युनिकेशन चैनल is the route by which a message or feedback is transmitted from a sender to a receiver. अगर आप राइट कर रहे हो कोई चीज या रीड कर रहे हो, तो वो लेटर्स, ईमेल, लिस्ट, मेमोज, टेबल्स होती ना, पाई चार्ट्स वगैरह, जैसे टेबल हम बनाते हैं कॉलम्स के साथ, पाई चार्ट्स वगैरह ये हो सकते हैं, रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स, ये आप इस जरिए से जो हो आपका मीडियम हो सकता है रिटन कम्युनिकेशन का, कि जी आज मैंने उनको लेटर के जरिए इन्फॉर्म किया था, आज मैंने उनको जो है वो मेमो के जरिए इन्फॉर्मेशन दी थी, आज मैंने उनसे टेबल के जरिए इन्फॉर्मेशन मांगी है, समथिंग लाइक दैट। तो वो आपका मीडियम बन जाएगा। अगर हम ओरल की बात करते हैं, तो आप जाहिर बात उसमें स्पीकिंग करोगे और ऑडियो में आप लिसन करोगे। तो आप स्पीकिंग जो हो वो फेस टू फेस करोगे या आप टेलीफोन के ऊपर करोगे, वॉइस नोट भेजोगे, ये आपकी जो है ना वो स्पीकिंग के अंदर आ जाती है। ऑडियो में आप समझ लो कि कोई रिकॉर्डेड चीज आप सुनोगे, या आप लाइव कोई चीज सुन रहे हो। अच्छा, एक और आपका मीडियम होता है नॉन वर्बल। आई होप कि वर्बल और नॉन वर्बल का थोड़ा सा आइडिया, वैसे मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है कि आपका मैसेज कन्वे करना, मैंने आपको बताया था ना कि वर्ड्स के थ्रू कर सकते हो या इशारों के थ्रू भी कर सकते हो। जैसे हम सर हिलाकर नहीं किसी को जवाब दे देते हैं कि बेटा खाना पसंद आया, तो कोई सर हिला देगा यस में, या कोई सर हिला देगा नो में कि अगर खाना अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या हुआ, उन्होंने नॉन वर्बल से हमें रिप्लाई किया। तो कभी कभी आप कम्युनिकेट जब किसी से कर रहे होते हो तो जरूरी नहीं होता कि हम बोलें, लिखें, पढ़ें, सुने। कभी कभी हम नॉन वर्बल में भी, जिनमें कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते, उसके जरिए भी हम सामने वाले से कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसको कहते हैं ना इशारों में बात करना। साइंस हो सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन हो सकते हैं। कोई चीज बच्चे को कड़वी सी खिला दो तो बच्चा किस तरह का फेस बनाता है ना, तो वो आपको फीडबैक दे रहा है कि ओके आई डोंट वांट टू ईट दैट बिकॉज इट्स नॉट टेस्टी। पॉस्चर्स, द वे यू स्टैंड, आई कांटेक्ट के थ्रू भी आप कन्वे करते हो किसी को अपना मैसेज, आंखों आंखों में जैसे कहते हैं ना बात करना एंड ऑल। कपड़ों के जरिए, द वे यू आर ड्रेस्ड अप, दैट आल्सो कन्वेज अ मैसेज। तो आपका मीडियम नॉन वर्बल में भी अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है, तो किस जरिए कर रहे हो, मीडियम क्या है नॉन वर्बल में भी आपका, साइंस के थ्रू करोगे, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू करोगे, या पोस्चर के थ्रू करोगे, आईज के थ्रू करोगे। जैसे हम आईब्रोज ऊपर कर लेते हैं ना कभी कोई चीज शॉकिंग सुनते हैं, तो वो आई कांटेक्ट कर रहे हो, या फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू अजीब सी शक्लें बनाकर आप उनको कोई चीज कन्वे कर रहे हो, वगैरह वगैरह।
तो नॉन वर्बल के थ्रू भी आप अपना मैसेज सामने वाले को कन्वे कर सकते हो. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर. आई होप दैट इज क्लियर. जी, विजुअल. विजुअल मतलब आंखों से रिलेटेड, आई साइट, विजन से निकला है विजुअल, कि आप देख सको किसी चीज को. डायग्राम्स, चार्ट्स, विजुअल साइंस, कार्टून्स. जैसे विजुअल साइंस आपके वो नहीं होते जो रोड पे हम चल रहे होते हैं, लिखा होता है कि यहाँ से आप यू टर्न ले सकते हैं, या यहाँ से आप यू टर्न नहीं ले सकते हैं, तो यू टर्न का टर्न बनाकर ऊपर एक क्रॉस लगाया हुआ होता है. तो एज सच उन्होंने कोई वर्ड्स नहीं लिखे हुए होते, लेकिन साइन से हमें पता चल जाता है कि यहाँ से हम यू टर्न ले सकते हैं या यहाँ से हम यू टर्न नहीं ले सकते हैं. तो ट्रैफिक पुलिस वाले हमें कन्वे कर रहे हैं मैसेज. मीडियम क्या है उनका? विजुअल. और विजुअल के किस जरिए से भेज रहे हैं हमें? वो विजुअल साइंस के थ्रू भेज रहे हैं. कभी आप चार्ट्स के थ्रू भी बना सकते हो, कार्टून्स भी बनाकर आप कन्वे कर सकते हो किसी को कोई मैसेज अगर कन्वे करना हो तो वो विजुअल में आ जाता है. डायग्राम्स भी हम देख रहे होते हैं ना, तो वो आंखों से वो विजुअल के अंदर आ जाता है. इलेक्ट्रॉनिक में सबसे पहले ऑब्वियसली ईमेल्स. अगर टेक्नोलॉजी ना हो, नेट ना हो, कंप्यूटर ना हो, तो वी वोंट बी एबल टू सेंड ईमेल्स, राइट? तो इलेक्ट्रॉनिक से भी एक जरिया है जिसके थ्रू आप ईमेल्स, वॉइस मेल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस एक्सेट्रा, फैक्स वगैरह, ये सारी चीजें जो है वो आप भेज सकते हो. आई होप के मीडियम पीआरसीएम जो है वो आप लोगों को क्लियर हुआ. ओके, बिफोर मूविंग ऑन टू द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, एक rhetorical kind of a question है, because you're not present here to answer me, but I'm going to create a scenario ताकि you understand the direct and indirect method. ये आपकी राइटिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, पेपर के लिए भी और आर्टिकलशिप में भी आगे. कि अगर आपने किसी को कोई कोई नेगेटिव न्यूज, कोई बैड न्यूज देनी होती है, ठीक है, तो आप स्ट्रेट अवे जाकर उस इंसान को बता देते हो, या सोचते हो कि यार बुरी खबर है, सैडनिंग न्यूज है, नेगेटिव न्यूज है, कैसे बताऊं, हाउ एम आई सपोज टू ब्रेक दैट न्यूज टू दी अदर पर्सन, वो बुरा ना माने, वो गुस्सा ना हो जाए, ये सारी चीजें दिमाग में चल रही होती है. अगर मैं कहूँ कि आपने कोई पॉजिटिव बात, कोई खुशखबरी, कोई गुड न्यूज किसी को अगर सुनानी है, तो भी हम सोचते हैं, या हम अब्रप्टली जाकर फौरन बता देते हैं अच्छी खुशखबरी, नौकरी लगी है बच्चों की, ए ग्रेड में पास हुए हैं बच्चे, जाके भागे भागे बता दिया, फौरन फोन कर दिया रिजल्ट देखते साथ ही, मैं तो ए ग्रेड में, बी ग्रेड में पास हो गया, जॉब लग गई है, या गाड़ी खरीद ली है, या कोई भी कोई इस तरह की कोई पॉजिटिव न्यूज हो, तो सैलरी बढ़ गई, समथिंग लाइक दैट. तो आप यूजुअली हम अच्छी खबरें फौरन बता देते हैं, और जो थोड़ी सी नेगेटिव, सैडनिंग, उदासी वाली खबर, नेगेटिव खबर होती है, वो हम थोड़ा सा सोच कर और सामने वाले को 1-2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड के लिए मेंटली प्रिपेयर करके फिर उनको वो खबर देते हैं. एक नेचुरल फिनोमेना मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ऐसा ही होगा. अगर आप जब मेरी ये ऑडियो देखो, सुनोगे रिकॉर्डिंग, तो यू विल एग्री विद दैट. यूजुअली ऐसे ही होता है कि बुरी खबर हम फौरन नहीं बता पाते, और ना ही बतानी चाहिए. कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं कि कैसे जो ना 1-2 बातें करके फिर उनको कोई बुरी खबर दें. तो सेम इज द केस विद योर बिजनेस राइटिंग, कि आपने कभी कभी बिजनेस राइटिंग में गुड न्यूज भी देनी होती है किसी को, कभी कभी बैड न्यूज भी देनी होती है किसी को, चाहे वो फोन पे देनी हो, चाहे वो रिटर्न देनी हो. हम बात करेंगे रिटर्न की, बिकॉज हमारा टॉपिक ही, सब्जेक्ट ही हमारा बिजनेस राइटिंग है, तो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द राइटिंग पार्ट ही. जब हमने किसी को अच्छी खबर, पॉजिटिव खबर, या न्यूट्रल खबर, जिसमें ना कोई अच्छी चीज है ना कोई बुरी चीज है, ओके खबर है, तो हम डायरेक्ट मेथड अप्रोच करते हैं. ठीक है, डायरेक्ट अप्रोच को अप्लाई करेंगे हम, या डायरेक्ट मेथड को हम अप्लाई करेंगे. जब हमने कोई नेगेटिव बात, कोई बैड न्यूज, कोई सैडनिंग न्यूज देनी होती है, तो हम इनडायरेक्ट अप्रोच को अप्लाई करते हैं. ये इस वजह से आप लोगों का जानना जरूरी है बेटा, कि आपका जब टॉपिक आपको मिले, लेटर का, ईमेल का, या मेमो वगैरह का, तो आपने उस टॉपिक को पढ़कर आइडिया लगाना है कि ये टॉपिक पॉजिटिव में जा रहा है या न्यूट्रल है. तो मैं डायरेक्ट अप्रोच यूज करूंगी या करूंगा. अगर मेरा टॉपिक नेगेटिव में जा रहा है,
बैड न्यूज में जा रहा है, सैडनिंग न्यूज में जा रहा है, फिर मैं इनडायरेक्ट यूज करूंगा। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि आप जैसे ईद की छुट्टियां हैं, आपने अप्लाई किया कि जी ईद की 3 छुट्टियां तो कंपनी आप लोग गवर्नमेंट दे रही है, मुझे 4 छुट्टियां और दे दे, मेरे भाई की शादी है, ठीक है। तो अब अगर जवाब में आपके आपका बॉस जो है वो आपकी छुट्टियां अप्रूव कर देते हैं, खुशखबरी दे रहे हैं ना वो आपको, गुड न्यूज दे रहे हैं, तो वो डायरेक्ट अप्रोच अपनाएंगे, फौरन आपको बता देंगे कि जी आपकी छुट्टी जो है ना वो 4 दिन की अप्रूव हो गई है, 3 दिन की आपको गवर्नमेंट की तरफ से ईद हॉलीडेज मिल रही है, तो 7 डेज आपके अप्रूव हो गए। अच्छा, वो ही बॉस अगर किसी भी वजह से वो आपको 4 दिन की छुट्टी नहीं दे सकते, ठीक है, ईद के फौरन बाद कोई काम है या वट एवर द रीजन में भी, तो वो आपको एक बुरी खबर दे रहे हैं ना कि भाई छुट्टी नहीं मिल सकती आपको 4 दिन की, शायद 2 दिन की ले लो, या चलो 1 दिन की ले लो, समथिंग लाइक दैट। तो वो एक बुरी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आपके लिए तो वो बुरी खबर ही है ना। तो ऐसी सिचुएशन में उन साहब को पता है जो वो आपको लिखने वाले हैं कि मैं आपको एक नेगेटिव न्यूज दे रहा हूँ, एक बैड न्यूज या सैडनिंग न्यूज दे रहा हूँ, तो मुझे इनडायरेक्ट अप्रोच अप्लाई करें ताकि एकदम आपको शॉक ना लगे। आई होप कि ये चीज क्लियर होएगी। और रिकॉर्डिंग जब आप लोग, एक्सक्यूज मी, देख रहे होंगे तो इसको पॉज करके जरूर देख लीजिएगा इसके फॉर्मेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। गुड न्यूज में आप जो हो अपना जो मेन स्टेटमेंट है वो पहले ही स्टार्ट में ही बता देते हो, जिस पॉइंट पर, जिस टॉपिक पर आप अपना लेटर लिख रहे हो, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन देते हो, उसके बाद आप एक पॉजिटिव फ्रेंडली नोट पर क्लोजिंग करते हो, होप टू सी यू सून, होप टू हैव अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, थैंक यू, समथिंग लाइक दैट। अगर हम नेगेटिव या बैड या सैडनिंग न्यूज कर रहे हैं तो हम पहले जो है ना बफर का, यहाँ एक वर्ड यूज किया हुआ है, वो बफरिंग हम करते हैं, एक्सक्यूज मी। यानी कि आप एक एक या दो सेंटेंसेस लिखते हुए अपने रीडर को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हो फॉर अपकमिंग बैड न्यूज और अपकमिंग सैडनिंग न्यूज और अपकमिंग नेगेटिव न्यूज, ठीक है। पहले एक दो सेंटेंसेस आप बफर करते हो, फिर उसके बाद आप जो हो ना नेसेसरी डिटेल्स टैक्टफुली स्टेटेड, देख रहे हो लिखा हुआ है नेसेसरी डिटेल्स, यानी कि मेन पॉइंट पे अब आओगे, और बड़ी टैक्टफुली ध्यान से आपने उस चीज को हैंडल करना है ताकि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और बुरी खबर उन तक पहुंच भी जाए। उसके बाद फिर आप अपना क्लोजिंग वगैरह के ऊपर आते हो, ये इन दोनों चीजों को आप प्लीज जरूर देख लीजिएगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इन शॉर्ट ये कि डायरेक्ट अप्रोच आप जब अप्लाई करोगे जब आपकी न्यूट्रल या आपकी गुड न्यूज होगी, सैडनिंग न्यूज या न्यूट्रल न्यूज, सैडनिंग न्यूज है तो आप ये अपना इनडायरेक्ट अप्रोच को जो है वो अप्लाई करते हो। सैडनिंग न्यूज, नेगेटिव न्यूज या बैड न्यूज, उसमें ये प्लान रहेगा, आपका स्ट्रक्चर ये रहेगा, गुड न्यूज में स्ट्रक्चर आपका ये रहेगा। जी, ब्रीफ अगर मैं जो हूँ, जो स्टार्टिंग में हमने किया था उसको मैं कंक्लूड करूं एंड देन विल एंड टुडेज सेशन, इज दैट वी डिस्कस briefly discussed, revised rather, the 6 topics, chapters that we have in our ICAP book: writing process, business messages, and your vocabulary, your report, and your reading comprehension passage। 6 आपके ये हैं। उसके बाद फिर हमने पीआरसीएम, जो कि जरा काफी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, आपको माइंड में रखनी होगी पीआरसीएम, जब आगे भी आप क्लासेस अभी ये देखेंगे, रिकॉर्डिंग्स लेंगे रिवीजन की, कि पीआरसीएम वाकई ही इम्पोर्टेंट है लेटर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या ईमेल राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। पीआरसीएम पे हमने बात की, उसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट अप्रोच के ऊपर हमने बात की, और कुछ डिटेल में हमने जो है वो पेपर को, सैम्पल पेपर को भी हमने चेक किया। आई होप कि आप लोगों ने डाउनलोड ऑलरेडी किया हुआ है। I would like advise you guys to download it if you have not already downloaded it, और इसको ओपन करके देखिएगा ताकि आप लोगों को बेहतर समझ में आए। पेपर, सैम्पल पेपर पर मैंने ज्यादा फोकस आज इस वजह से किया है क्योंकि कुछ बच्चों ने डाउनलोड नहीं किया होगा शायद, जो रिकॉर्डिंग देखेंगे, तो इस वजह से उनको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देने के पॉइंट ऑफ व्यू से
और उनको थोड़ा सा आइडिया हो कि अगर वो किसी वजह से मजीद डाउनलोड नहीं कर पाए फॉर एनी रीजन, तो एटलीस्ट उनके पास ये रिकॉर्डिंग हो, ताकि वो अपने पेपर को रिकॉर्डिंग के थ्रू ही, चाहे स्क्रीनशॉट है तो वो देख लें। हमने वो डिस्कस किया, फिर हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अप्रोच को डिस्कस किया कि आप गुड न्यूज और बैड न्यूज के लिए आप कौन सी अप्रोच अपनाते हो, ये पता होना जरूरी है, ताकि टॉपिक के हिसाब से आप अपनी अप्रोच को आइडेंटिफाई कर सको। टॉपिक को, इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि इंस्ट्रक्शंस और टॉपिक को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक से दो दफा उसको पढ़ो, अगर पहली दफा में समझ नहीं आ रहा तो रीड इट ट्वाइस, ताकि पता चले लेटर, ईमेल और मेमो के लिए कि मैंने डायरेक्ट अप्रोच अप्लाई करनी है कि इनडायरेक्ट अप्रोच अप्लाई करनी है। अगर हम टॉपिक को बेध्यानी से पढ़ेंगे तो फिर हम अब्रप्टली कोई भी अप्रोच यूज कर सकते हैं। हो सकता है कि वो न्यूट्रल खबर थी, लेकिन हमने जो है वो इनडायरेक्ट अप्रोच अप्लाई कर ली, या वो सैडनिंग न्यूज थी समथिंग, लेकिन हमने डायरेक्ट अप्रोच अप्लाई कर ली। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अप्लाइंग द अप्रोच, वेदर इट्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। Okay, that would be all of today's 2 hour session. I hope काफी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। Inshallah, we'll meet tomorrow with another exciting lesson with different topics, and see you guys tomorrow. In the sense that obviously you are going to listen to the recordings and view the recordings. So inshallah कल आपसे फिर recording के थ्रू बात करते हैं। अल्लाह हाफिज।